Okay. So anybody remember what we discussed in the last session? I think I have told you how to create object, right? So we have seen this statement to create the object, and this object name is Tiffin we have gave, right? So here this is the way we create object, and these are the variables which we have created in the box class, right? LBH is nothing but attribute you can say. Attribute is nothing but like बॉक्स के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, राइट? बॉक्स के, so we can write like this, and this is the way we are creating the object, and these are the, I think, the statement through which we are trying to print length, breadth and height. So here I have created object, and if you want to print the length, simply object dot is an operator actually. Let's say अगर आप देखें तो अगर डॉट अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर, so you'll be getting some suggestions actually. See, these are the suggestions we are getting, right? So which one you want to take it out here? So let's say if you want to take, you want to use L, then you can use L here, right? So पिछले क्लास में हमने डिटेल में देखा था, राइट? ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, हमने बताया था कि किसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो है ये ऑब्जेक्ट होता है, एंड दिस इज नथिंग बट रेफरेंस वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है जिसको, इस ऑब्जेक्ट को जो नाम दिया गया है टिफिन एज ए टिफिन। अब टिफिन के टिफिन को रिफर करेंगे, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम टिफिन से पूछेंगे। टिफिन बताएगा कि क्या है इसकी क्वालिटीज, क्या है एट्रीब्यूट, क्या क्या मतलब जो भी अगर एक्शन परफॉर्म करना है, चाहे जो भी इसके एट्रीब्यूट यूज करने हैं, तो आप टिफिन से आपके हेल्प से आप कर सकते हो, राइट? तो ये अभी तक कवर हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो इस स्टेटमेंट में बहुत सारे चीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे, देखना चाहें तो ये अगर स्टेटमेंट देखोगे आप इतना, राइट? सो ये क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरा पिछले सेशन में हमने देखा कि LBH की वैल्यू जो थी वो 0 प्रिंट हो रही थी। अगर इफ यू रन दिस प्रोग्राम, see this, the value is getting printed 000 for all LBH, right? For all these attributes. So who is assigning this value? That is we are going to see today. एंड के कौन है जो ये बताता है कि मुझे 0 0 ही करना है? अनलेस से अभी 0 0 का बन रहा है, लेकिन अगर मैं जो भी जिस लेंथ ब्रेथ हाइट का मैं बनाना चाहूँ टिफिन, वो कैसे बनेगा, क्या करने से बनेगा, तो हम वो सारा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये आपको हमने बताया था कि ये अगर देखें तो ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है और ये आपका ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। तो ऑब्जेक्ट दो चीज से मिलके बना होता है, देखें तो एक न्यू कीवर्ड से, एंड दूसरा जो होता है एक कंस्ट्रक्टर। इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, रिमेंबर दिस। ये कंस्ट्रक्टर, अगर आप कंस्ट्रक्टर का एक लिटरल मीनिंग देखें, प्लेन इंग्लिश वर्ड कंस्ट्रक्टर, राइट? समथिंग विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन, राइट? इससे रिलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। सो ये कंस्ट्रक्टर है, राइट? कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट हु इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, right? So what it is going to construct, it's going to construct of tiffin, actually we can say tiffin it is going to construct. अब जब टिफिन को ये कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है तो जैसे इमेजिन, तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे डिसाइड करेगा? अगर ये है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज लेट्स से अगर हम लेमैन टर्म की बात करें रियल लाइफ में, तो आप सपोज एक आपके घर पे फैक्ट्री है, राइट? और वो फैक्ट्री जो है बॉक्स बनाता है, जस्ट इमेजिन। तो उस फैक्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कुछ एम्प्लॉय भी रहते हैं, कुछ मैनेजर भी रहते हैं, लेट्स से। तो मैनेजर जो भी इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय को देता है, लेट्स से वर्कर्स को देता है, तो वर्कर्स फॉलो करते हैं। तो अब जो मैनेजर है, लेट्स से ये मैनेजर है, राइट? ये समझ लो मैनेजर है, तो मैनेजर जो भी बोलेगा वही काम होने वाला है। अभी कह रहा है ये जो मैनेजर है
ये मैनेजर है। इसमें क्या है, ये एक तरीके से देखिए, अगर यहाँ पर 10, 20 एंड 30 पास कर देते हैं इसके अंदर, राइट, तो ये मैनेजर को आपने बोला एक तरीके से कि मैनेजर ये बोलना चाह रहा है कि हमें जो टिफिन चाहिए 10, 20, 30 का चाहिए। अगर आपने यहाँ 10, 20 एंड 30, जस्ट इमेजिन कि यू हैव एंटर दिस वेरिएबल 10, 20, 30, तो आपने ये इनडायरेक्टली बोला मैनेजर को कि हमें जो टिफिन बनानी है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट 10, 20 एंड 30 की होनी चाहिए, राइट। This is what you are trying to say in this way. If you are writing this way, it means the tiffin length should be 10, breadth should be 20, and height should be 30. That is what you are trying to say through this statement. Okay, but let's say if you are not passing any value here, so ये मैनेजर है, कंस्ट्रक्टर, जावा के फॉर्म में कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, समथिंग इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड हियर, राइट। सो ये कंस्ट्रक्टर है। सो अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो एक कंस्ट्रक्टर को हमने कोई पैरामीटर ही नहीं पास किया, जो कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब आप कोई भी पैरामीटर नहीं पास करते हो, तो कंस्ट्रक्टर का एक काम होता है, वो कहता है कि भाई जब आप कोई मतलब मतलब बता ही नहीं रहे हो वर्कर्स को, तो वर्कर्स क्या करता है, उसको 0, 0, 0 लेंथ, ब्रेथ, हाइट का बना देगा। कहेगा आपने बताया नहीं मुझे, मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो आप। तो इसका मतलब जब कोई वैल्यू नहीं है इसके पैरेंथेसिस में, तो ये क्या करता है, जो इंटीजर का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, रिमेंबर दिस डिफॉल्ट वैल्यू। तो जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंट जो है, इंट क्या है, लेंथ क्या है, इंटीजर है, ब्रेथ क्या है, इंटीजर है, एंड हाइट भी इंटीजर है। ऑब्वियसली इंटीजर के फॉर्म में ही होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो जो इंट में होते हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी ऑब्वियसली, और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू। तो जब आप कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट यहाँ पास नहीं करते हो, जब भी, रिमेंबर दिस, यही नहीं हो रहा है कहीं भी। अगर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे अगर आज के बाद से जावा में कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में, तो आप जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऐसे बनेगा, उसके कंस्ट्रक्टर में देखिए कि कोई वैल्यू पास पास हो रहा है क्या। अगर पास हो रहा है तो इसका मतलब आप उसको बोल रहे हो कि इसका बनाओ, इस चीज का जो हम पास किए हैं। अगर कुछ नहीं पास हो रहा तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट का बनाना, रिमेंबर दिस। तो जब इसका आप देखें तो इसका भी 0, 0। तो इसका मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या कर रहा है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन। जब कोई पैरामीटर नहीं पास रहता तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि कंस्ट्रक्टर क्या है। देखिए कंस्ट्रक्टर अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा, अब एक मेथड, दिखने में तो मेथड दिखता है। देखिए मेथड अभी हम आज ही पढ़ाएंगे। तो दिखने में तो मेथड, मेथड कैसे बनाते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो ये एक मेन मेथड है। लेट्स से अगर हम सब मेथड बनाते हैं, जस्ट फॉर टाइमिंग आप देखिए इसको, लेट्स से सब मेथड बनाते हैं तो कुछ ऐसा मेथड, देखिए सब मेथड है, राइट। देखिए तो एक मेथड है, देखिए ऐसे ही दिख रहा है। अगर हम, जैसे ये है वैसे ये है, ठीक है। दिखने में तो मेथड के तरीके से दिखता है, दिखने में मेथड लगेगा आपको, राइट। लेकिन इसकी खास बात ये है, ये एक तरीके से स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका, अगर यहाँ पर तो सम लिखा हुआ है, राइट। अगर हम इसको बॉक्स कर दें, ध्यान से सुनिएगा, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। ऐसा मेथड जिसका जिसका नाम क्लास का नाम होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। एक ऐसा मेथड, स्पेशल मेथड बोल सकते हैं, कि जिसका नाम क्लास का नाम होता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और एक चीज और, इसमें हम रिटर्न टाइप नहीं मेंशन करते हैं। अभी हम रिटर्न टाइप पढ़ाए नहीं, मतलब दिखने में तो, मैं अगेन बोल रहा हूं कि दिखने में तो मेथड दिखता है, राइट।
मेथड क्या होता है हम आगे है, लेकिन समझ लो कि आप ये होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज काइंड ऑफ स्पेशल मेथड विच इज हैविंग द सेम नेम एज क्लास नेम। एक ऐसा मेथड जिसका नाम क्लास का नाम होता है उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और इसमें अगर मेथड में कोई पैरामीटर नहीं पास है तो इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, राइट। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि कैसे हमने जाना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। इफ यू सी दैट आई हैवंट पास एनी सिंगल पैरामीटर, राइट। अगर लेट्स से अगर हम इसमें कोई पैरामीटर इंट ए, इंट बी और इंट सी, जस्ट इमेजिन इंट, एक ही भी पैरामीटर डालते, अगर एक भी पैरामीटर डाल देते तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस ऐसा कंस्ट्रक्टर, अब कंस्ट्रक्टर तो वर्ड समझ में आ गया ना, कि ऐसा मेथड जिसका नाम क्लास का नाम ही हो उसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, राइट। और उसमें रिटर्न टाइप नहीं मेंशन रहता है, राइट। तो ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं पास होता उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर अगर पास हो गया तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो अब देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखिए अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, देखिए कंपाइलेशन एरर आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्टर जो है, हम ये कह रहे हैं कि देखो भाई ये कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पर है और जो यहाँ कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है दोनों में मिसमैच है। कह रहा है कि यहाँ जो कंस्ट्रक्टर लिखा है ये डिफॉल्ट वाला लिखा है, और आप जो कंस्ट्रक्टर बनाए हो पैरामीटर, तो आप यहाँ पर पैरामीटर डालना पड़ेगा तब वो, देखिए 2 डालता हूं तो सब कुछ परफेक्ट है। क्योंकि अब जो कंस्ट्रक्टर है, हमने बोला है कि ऐसा कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया है क्लास में जो पैरामीटर मांगेगा। और यहाँ पर अगर सपोज आप पैरामीटर हटा दोगे तो कहेगा कि भाई जो कंस्ट्रक्टर है आपने तो एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर आप बनाए हो, तो कंस्ट्रक्टर जब आप बनाए हो तो 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास, ये ऐसा कंस्ट्रक्टर खोज रहा है इस क्लास में, इसके पूरे क्लास में, जिसमें ऐसा कंस्ट्रक्टर मिल जाए जिसमें कोई पैरामीटर पास ना हो। तो लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्टर तो है नहीं। देखिए कंस्ट्रक्टर तो हमारे पास एक ऐसा है जिसमें हमें वेरिएबल पास करनी है। तो अगर आप वेरिएबल पास कर दोगे तो कहेगा ठीक है हमको मैच करके, देखो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर है वो इस टाइप का है जो पैरामीटर मांग रहा है। लेकिन अगर आप नहीं पैरामीटर पास कर रहे हो तो वो कंस्ट्रक्टर तो अवेलेबल नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं रखता क्लास में, कुछ भी कंस्ट्रक्टर, कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं दिख रहा, देखिए तब ये कंस्ट्रक्टर अब एरर नहीं मार रहा है। क्यों नहीं मार रहा है? तब अभी भी तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा है, देखा जाए तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट अगर ये अवेलेबल रहता, जो अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्लास में अवेलेबल होना चाहिए कंस्ट्रक्टर, क्लास में कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होना चाहिए। अगर देखिए ऐसा दिखना चाहिए था इसको, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो ये दिखना चाहिए क्लास में कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होना चाहिए। तो याद रखो लाइफ में, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप लिखो चाहे ना लिखो वो अपने आप क्लास में लिखा हुआ हिडन है। ये लिखा हुआ, हम यहाँ एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये एज्यूम कर लो कि जब भी आप क्लास बनाते हो तो उसका क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ समझ लो। लेकिन इसके अलावा कुछ और लिख दिए तो वो लिखना पड़ेगा। अगर इसका मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप लिखा रहता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें लिखना पड़ता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट जो हमें पैरामीटर, ले से कि पैरामीटर हमें ये डाल रहे हैं तो हमें इसी प्रकार का एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ऐसे ए इंट बी, मतलब 3 पैरामीटर अगर आप डाल रहे हैं तो 3 वेरिएबल आपको डिफाइन कर। देखिए अभी एरर चला गया, ए बी सी, ए की जगह 2 डाला है, बी की जगह 3 डाला है एंड सी की जगह 4 डाला है। तो कंस्ट्रक्टर
एक ऐसा मेथड होता है, स्पेशल मेथड होता है जो जो बिल्कुल दिखने में जो क्लास का नाम रखता है उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्टर कैसे वैल्यू असाइन करता है। कंस्ट्रक्टर अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो मैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दूं, उसी लेंथ ब्रेथ हाइट का वो टिफिन रेडी करते हैं। अभी जो टिफिन रेडी कर रहा है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर रेडी कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहा है। बिल्कुल, इसमें किसी को डाउट अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट वैल्यू का ऑब्जेक्ट बन रहा है, डिफॉल्ट लेंथ ब्रेथ हाइट का बन रहा है, इसमें किसी को डाउट। अगला मेरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना करके जो मैं लेंथ ब्रेथ हाइट डालूंगा उसका वो उस लेंथ ब्रेथ हाइट का ही टिफिन बनाए। क्लियर है? यस। राइट। अब ये चीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर सपोज हम जो चाह रहे हैं कि अपने लेंथ ब्रेथ हाइट का ऑब्जेक्ट बना करके और टिफिन बनाए, तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्टर आप जान रहे हो, कंस्ट्रक्टर अगर कोई कहता है बनाने के लिए तो आप समझ लो कि एक ऐसे लिखना है जिसका अगर मैं यहाँ पर एनिमल लिखता तो यहाँ पर एनिमल लिखना पड़ता, जो क्लास का नाम होगा वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ऐसे लिखना है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन अगर हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना चाह रहे हैं तो हमको वही जो मैंने अभी बताया, इंट बी इंट सी अरे इंट लेट्स से सी बी एंड सी, राइट। ये हो गया। आप अब देखो ये कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं क्लास में। देखो जो आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब नहीं रहा क्लास में। अब जो आप कंस्ट्रक्टर लिखने जा रहे हो वो कंस्ट्रक्टर ही अलाउ करेगी। या तो आप फिर से डिफॉल्ट, आप एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, एक तो आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख दिया और दूसरा आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हो। देखो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, तो देखो अब आप अगर ये कॉल करोगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। लेट्स से ऑब्जेक्ट बनाना मतलब ऐसे, लेट्स से सूटकेस, जस्ट इमेजिन सूटकेस, आई एम, ये ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा। कंस्ट्रक्टर देखिए ये वाला है। तो ये कंस्ट्रक्टर बताइए कौन सा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें पैरामीटर पास नहीं है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो टिफिन बनाएगा उसका टिफिन का लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, 0 0 0 होगा। यहाँ भी देखिए यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर है, अभी भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो जो सूटकेस का लेंथ ब्रेथ हाइट बनाएगा उसका क्या लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, कोई गेस करेगा, कोई बताएगा। सूटकेस का लेंथ ब्रेथ हाइट अगर हम निकालें, अगर यहाँ पर प्रिंट कराएं सूटकेस का लेंथ ब्रेथ हाइट, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, क्या 0 0 लगता है? ऑब्वियसली, क्योंकि कौन सा कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, मैनेजर कौन है, डिफॉल्ट वाला मैनेजर है। मैनेजर कौन है, मैनेजर पे ही डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर डिफॉल्ट वाला मैनेजर है तो डिफॉल्ट वैल्यू का बनाएगा। इसको देखिए, इससे मतलब ही नहीं है एक्चुअली बना कौन रहा है ऑब्जेक्ट, ये बना रहा है। ये कौन सा कॉल हुआ है, इस पर हमें फोकस करना है, पूरा काम ये बताता है। तो वो अगर आप देखें तो ये अभी भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। तो डिफॉल्ट वैल्यू आप जो लेंथ ब्रेथ हाइट होगा उसको असाइन कर देगा। तो सूटकेस अभी भी जो लेंथ ब्रेथ हाइट प्रिंट कराओगे वो 0 0 0 प्रिंट करेगा। आप देख लो, रन कराते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू, देखिए मतलब 6 0 आना चाहिए, 3 इसके आने चाहिए, 3 इसके और 3 इसके। अगर थोड़ा सा हम इसमें डिवाइडर लगाता है तो जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन किसका है। डिवाइडर लगा रहे हैं प्रिंट करते वक्त तो आपको पता चलेगा, ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये है, सीधे, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नाम क्या दिया है, नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। टैंक दे दे टैंक, तो क्या टैंक हो जाएगा, उससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। हमें फर्क पड़ेगा इस कंस्ट्रक्टर से, कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो रहा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो है
अब यहाँ पर देखिए, सपोज आप जो है यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 10, 20 एंड 30। अब देखिए ये कंस्ट्रक्टर दोनों काम कर रहे हैं, ये वाला अभी भी डिफॉल्ट है और ये वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है, पैरामीटराइज। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करेगा ऑब्वियसली डिफॉल्ट वाले को, और ये वाला कंस्ट्रक्टर किसको कॉल करेगा, जो जिससे मैच कर जाएगा इसको कॉल करेगा, राइट। और इसके अंदर तो खाली पड़ा है, तो कोई अब क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको असाइन करना है, आपको देखना क्या है एल। आप देखिए आप उसके एल को क्या करना है, लेंथ को क्या करना चाह रहे हैं, जो ए में वैल्यू पास करेंगे वही उसका क्या हो जाए, लेंथ हो जाए। जो अच्छा दोनों तो मैच कर जा रहा है, इसको हम एक्स वाई जेड कहते हैं, बी यहाँ भी है बी वहां भी है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कंफ्यूजन है, एक्स वाई जेड लिख दें इसको, बात वही है, पैरामीटर हम चेंज कर रहे हैं। सो हम चाह रहे हैं कि जो x की वैल्यू पास करेंगे यहाँ से कंस्ट्रक्टर में, अब देखे तो यहाँ x की वैल्यू क्या 10 पास कर रहा हूँ, y की वैल्यू 20 पास कर रहा हूँ, और z की वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ 30। यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट। अब मैं जो x की वैल्यू पास कर रहा हूँ वो क्या बन जाए, लेंथ बन जाए। y जो पास कर रहा हूँ वो क्या बन जाए, ब्रेथ बन जाए। जो z पास कर रहा हूँ वो क्या बन जाए, हाइट बन जाए, राइट, h बन जाए। तो ये चीज कैसे करेंगे, हम कह देंगे कि भाई L इक्वल टू क्या कर दें, x। जो हमारा x आ रहा है वो L के बराबर हो जाए, मतलब L हो जाए वो इक्वल टू, राइट। उसी तरीके से अगला क्या लिखूं, एनी गेस गाइस, क्या लिखना चाहिए मुझे, b इक्वल टू y, बिल्कुल। उसी प्रकार से हमें h इक्वल टू क्या लिखूं मैं, z, बिल्कुल। बस इतना ही लिखना है आपको। अब देखिएगा मैं प्रिंट कराता हूं, आपको समझ में आएगा इसकी क्या लेंथ ब्रेथ। अगर मैं पूछूं टिफिन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 0 0 0। और बिल्कुल, और आप सूटकेस की अगर मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताऊं तो क्या निकलेगा, 20, 30। बिल्कुल सही। आप इसको रन करा के देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपका पहले वाले का 0 0 0 है और दूसरे वाले का 10 20 एंड 30, राइट। सो आप देखिए कि कंस्ट्रक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अभी तक जहां भी कोडिंग देखते होंगे, अब जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वहीं पर ऑब्वियस सी बात, अच्छा एक बात बताइए, रियल लाइफ में जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसी समय ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही ना बताओगे, या किसी का सपोज एक ह्यूमन का जैसे एक ह्यूमन का पुतला बनाना है, जस्ट इमेजिन, तो जब आप बनाओगे तो उसके हाथ कितना बड़ा रखना है, उसका बॉडी का टोटल हाइट कितना रखना है, वो उसी समय डिसाइड करोगे ना, बनाते वक्त ही। तो जब ये लाइन होता है बना, एक्चुअल बनाता है, इस लाइन पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसीलिए हमें लेंथ ब्रेथ हाइट बताना पड़ेगा, भाई जो ये सूटकेस बन रहा है ना, ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है मुझे देनी उस वक्त। तो ये है। तो याद रखिए ये यहीं पर नहीं, आप कहीं भी कोडिंग अब देखेंगे इसके बाद से, तो आपको वो लाइन ढूंढना है कि जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम क्या क्या उस समय पास किए हैं, पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए, तभी आप वैल्यू उसका बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। कैसे बताओगे जब आपको पता ही नहीं कि क्या क्या एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने डाला है, तो कैसे बताओ। तो अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लाइन पर सारा ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है और क्या लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। एनी डाउट अगर मैं इसमें अगर पूछूं तो, किसी को कोई डाउट कैसे वैल्यू असाइन हो रहा है, और उसके लिए देखिए कंस्ट्रक्टर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। आप जितना चाहो कंस्ट्रक्टर बना लो, अगर आप चाहते हैं कि 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाए तो 2 ही पैरामीटर पास करोगे, तो जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओगे वो 2 पैरामीटर मांगेगा। लेट्स से अगर हम ऐसा करते हैं कि एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जितना चाहो कंस्ट्रक्टर बना लो, देयर इज नो इशू विद दैट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 ही पैरामीटर पास करता हूँ, राइट, और इसको हटा देता हूँ। अब हमें बताइए, अगर मैं अब एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, डिफेक्टिव टिफिन, क्योंकि उसमें हाइट मैंने बताया ही नहीं। यहाँ पर लेट्स से
डिफेक्टिव टिफिन, जस्ट इमेजिन डिफेक्टिव टिफिन मैं लिख रहा हूं। और ये यहाँ पर अब ऐसा कंस्ट्रक्टर भी हो गया जो 2 ही पैरामीटर मांगेगा, जबकि आप टिफिन बना देखिए 2 ही पैरामीटर, क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर आप देखिए पैरामीटर से ये वाला कंस्ट्रक्टर जान जाएगा मुझे वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसमें 3 पैरामीटर है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये, राइट, क्लियर। ये वाला कंस्ट्रक्टर जान रहा है पहला कि मुझे डिफॉल्ट वाला, और ये वाला कंस्ट्रक्टर ये जान रहा है कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ये वाला, राइट, देखिए, राइट। तो जो जिस टाइप का है वो उसको कॉल कर लेगा। और डिफेक्टिव टिफिन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर मैं पूछूं आपसे तो कोई मुझे बताएगा कि क्या प्रिंट करेगा डिफेक्टिव वाले का। इसका अगर मैं आपसे पूछूं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफेक्टिव टिफिन का, तो क्या लगता है आपको क्या देगा लंबाई? देखिए डिफेक्टिव टिफिन उसका लेंथ मैंने निकाला, डिफेक्टिव टिफिन उसका ब्रेथ, डिफेक्टिव टिफिन उसका ऊंचाई। हाइट 0 ले लेगा। ओके, या एरर आएगा। मतलब अभी हम रन करेंगे अभी, बाकी आप लोग गेस करिए, चलिए हाइट के बारे में नहीं, बाकी लेंथ ब्रेथ तो क्लियर है सबको, 10 एंड 20 आएगा, राइट, लेंथ 10 आएगा और ब्रेथ 20 आएगा। हाइट के केस में यस कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हाइट तो हमने बताया नहीं, इसको हाइट क्या देगा, हाइट क्या देगा? हाइट अगर आपने नहीं बताया तो आपको क्लियर है कि डिफॉल्ट वैल्यू ये ले लेगा। कंस्ट्रक्टर देखिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनिए, अगर आप टिफिन बताए, आपकी फैक्ट्री है, आपको 2 ही वैल्यू बताया तो तीसरा जो वहां का डिफॉल्ट होगा, अगर मान लीजिए आप खुद ओनर हैं, सपोज आप बॉक्स बनाती हैं, आपके वहां फैक्ट्री है बॉक्स बनाने का, जस्ट इमेजिन, और एक कस्टमर कॉल करता है कि लेट्स से मुझे आपसे एक बॉक्स बनानी है और जिसका लेंथ और ब्रेथ ये होना चाहिए, हाइट नहीं बताया गलती से उसने, तो आप क्या करोगे? आप लेंथ ब्रेथ जो बोला उसने वही रखा, लेंथ ब्रेथ जो बोला वही रखोगे आप, लेकिन हाइट जो आपके वहां बाय डिफॉल्ट रहता है वही तो डालोगे। क्लियर है? अगर हाइट नहीं बताया उसने तो आप ये अज्यूम कर लोगे, ये अज्यूम करोगे कि चलो ठीक है हाइट नहीं बताया, लेकिन हम हो सकता है कि वो समझ रहा हो कि जो डिफॉल्ट हो वही बना देगा, अगर बना देगा। तो अगर कोई कुछ बताता नहीं है तो रिमेंबर दिस, जो आपके वहां डिफॉल्ट होगा वो असाइन हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या लगता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ तो 10 आएगा, ब्रेथ 20 आएगा, एंड हाइट क्या आ जाएगी आपकी, क्या लग रहा है? 0. बिल्कुल, देखिए, तो ये मैंने तीनों कंडीशन दिखाया है आपको कि किसी केस में अगर इंटरव्यूअर घुमाता है, ये ऐसे पूछ करके ऐसे प्रोग्राम लिख देगा और आउटपुट पूछता है, तो आपको कंस्ट्रक्टर देखना रहता है, कभी कभी रिटन पेपर में आता है, ये क्वेश्चन ही आता है ऐसे ही लिखा रहेगा और आउटपुट घुमा के पूछा जाता है कि टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये तीनों ऑब्जेक्ट किसके हैं, बॉक्स क्लास के ही हैं, तीनों देखा जाए तो किस क्लास के ऑब्जेक्ट है, इसी क्लास का तो ऑब्जेक्ट है, राइट, लेकिन तीनों अलग तरीके से बन रहा है, मतलब एक में पैरामीटर एक भी नहीं पास हुआ, दूसरे में 2 पैरामीटर पास हुआ, तीसरे में 3 पैरामीटर पास हुआ है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टर आपके घर में, आपके फैक्ट्री में मैनेजर कितने हैं भाई। अगर देखिए आपके वहां देखिए, अगर आप आईसीआईसीआई चाहे किसी बैंक में जाइए तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में दूसरा काम हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरा काम हो रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग एक मैनेजर है। ये अलग मैनेजर है जो जो कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता, एक ये अलग मैनेजर है जो 3 पैरामीटर लेता है, एक दूसरा मैनेजर है जो 2 पैरामीटर लेता है, मतलब इस तरीके से समझिए, और उसी के बेसिस पे वो आगे काम करेगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर देखिए आपको ऐसे क्लास में अब जाएंगे, अब कभी भी देखेंगे जावा का कोड तो ऐसे मिलेगा आपका क्लास का नाम, अगर कोई मेथड ऐसा दिख रहा है जो क्लास का ही नाम है तो समझ जाइएगा कंस्ट्रक्टर वही सारा गेम खेलने वाला है। तो ये हुआ। आते हैं एक और चीज, एक और मैं क्लास बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्स लेट मी डू वन थिंग हियर ओनली। सो अब जो है, सपोज यहाँ पर जब कुछ वैल्यू नहीं दिया था तो वो डिफॉल्ट ले लिया था 000, लेकिन अब मैं यहाँ पर यही असाइन कर देता हूँ, बता भी देता हूँ कि भाई देखो ये है L, ये आपका 20 से ब्रेथ आपका 20 है, ये आ गया।
अब 0 0 नहीं रहा, पहले जब नहीं बताए थे तो 0 0 था। अब हमने कहा कि अब हम बता भी देते हैं कि 10 20 30 है। जब कोई नहीं बताएगा कुछ, पहले डिफॉल्ट 0 0 था, अब डिफॉल्ट क्या हो गया 10 20 30। डिफॉल्ट देखिए, डिफॉल्ट अब क्या हो गया 10 20 30। पहले डिफॉल्ट क्या था 0 0 0। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं अब इस टिफिन से पूछूं, जैसे अब यहाँ पर थोड़ा वैल्यू अलग कर दूं क्योंकि सेम मैच कर जा रहा है। जैसे 40 50 60 जस्ट, और इसको मान लीजिए 70 एंड 80 जिसमें से। सो अगर इस टिफिन से पूछें कि भाई टिफिन अब आप अपना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए, कैन यू गेस व्हाट वुड बी द आउटपुट फॉर दिस टिफिन वन? So the default one, डिफॉल्ट वन। और क्या है डिफॉल्ट वन? the 10, 20, 30 that we have put now. Correct, correct. So here now the default one is 10 20 and 30. So this is now the new default one. Earlier अगर आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया था तो it was taking 0 0 0 as a default value, but now the default value is 10 20 30. Remember this. अगर कोई वैल्यू असाइन हो जाता है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू अब वो हो जाती है, राइट? तो इसका मतलब जो ये टिफिन जो है, डिफॉल्ट वैल्यू में भले ही पैरामीटर कोई नहीं पास हुआ है, लेकिन देखा जाए तो डिफॉल्ट वैल्यू 10 20 30 हो चुका है। तो अब ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा और ये टिफिन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 20 30 देगा। इस केस में क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि जो आप पास करोगे वो लेगा। ऑब्वियस सी बात हमने बोला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एक्स में जो वैल्यू पास होगा वो जाके एल में जाएगा, है कि नहीं? यहां पर भी मैंने क्लियरली बोला, देखिए जो y की वैल्यू पास करी जाएगी वो b बनेगा, जो z की वैल्यू पास करेंगे वो जाकर के h बनेगा। क्लियर? सिमिलरली हियर एज वेल, हमने बोला कि इसमें जो x की वैल्यू पास किया जाएगा, दो पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर है वो आपका l बनेगा और जो y है वो आपका b बनेगा। क्लियरली? तो यहाँ पर तो वो रूल चलेगा, डिफॉल्ट का रूल है ही नहीं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफॉल्ट रूल चलने वाला नहीं है। ऑब्वियस, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफॉल्ट रूल नहीं चलने वाला। तो अब बताइए, अगर इसको मैं रन कराऊं तो पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए आपको क्या लगता है वैल्यू प्रिंट करेगा? पहले के लिए अगर मैं, पहले तो डिफॉल्ट लेगा, सेकंड में जो पैरामीटर पास करे वो लेगा, और थर्ड में 70 80 एंड 30। करेक्ट। सो आपको मैं रन करा के दिखाता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबको ये आइडिया समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग सबका क्लियर है इसमें। किसी को कोई डाउट जो मैंने यहाँ पे चेंज किया, चाहे कुछ भी किया, सबको क्लियर है? लास्ट वाले में वो 30 क्यों है जिसमें आपने 2 पास किए? बिल्कुल। अभी बताइए एच की वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? अगर देखिए, क्योंकि आपने क्या किया है, एल की वैल्यू, गाइस हु आर नॉट स्पीकिंग प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। सो अगर आप यहाँ देखें तो एल की वैल्यू आपने क्या पास किया 70, तो ये 70 प्रिंट कर देगा। बी की वैल्यू क्या आपने पास किया 80, तो ये इसने 80 प्रिंट कर दिया। एच की वैल्यू तो आपने पास नहीं किया, राइट? तो एच की वैल्यू कौन सा वैल्यू लेगा? ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। और एच की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 30। 30। क्लियर है? तो इसलिए वो आपका ये 70 80 एंड 30 प्रिंट किया। होप यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं है। नो कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है जो पूछा ही जाता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बेसिक हैं लेकिन पूछा जाता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, इस कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा हम हटा देते हैं। अब कंस्ट्रक्टर का रोल हटाएंगे, सब सारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही हम कॉल करेंगे, सारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए अब मैं अगर मैं पूछूं कि क्या प्रिंट करेगा, कोई मुझे बताएगा? सब में सेम ही आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे में सेम कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मैं बोला हूं कि आपको इसको फोकस करना है,
और ये तीनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो सेम लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का देगा, ऑब्वियस सी बात है। कंस्ट्रक्टर अगर चेंज है तो वैल्यू चेंज हो सकता है, अगर कंस्ट्रक्टर सेम है तो कैसे वैल्यू चेंज करा, वही आदमी बना रहा है ना तीनों टिफिन, तीनों बॉक्सेस। तो जब वही आदमी तीनों बना रहा है, वही मैनेजर है जो तीनों बना रहा है, तो एक मैनेजर तीनों अगर बनाएगा तो ऑब्वियस बात है सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको रन कराऊं, देखिए क्लियर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था तो इस केस में हमने 10 20 30 डाला था, तो 10 20 40 50 60 डाला था, 40 60 50 60 डाल रहा था। यहाँ पर 70 80 एंड 30 डाला था, क्योंकि यहाँ पर अलग है। लेकिन अब तो क्या है, अब तो तीनों कंस्ट्रक्टर सेम है, तो फिर तो सोचना ही नहीं है, राइट। आते हैं जो क्वेश्चन अब यहाँ पर अराइज की जाती है। चलिए मैं क्या करता हूँ, बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा इस चीज को। हम इस पे एक कीवर्ड डालते हैं स्टैटिक, लिख देते हैं स्टैटिक। ध्यान से सुनिएगा, अभी कीवर्ड का भी मतलब समझ में आएगा, बहुत आसानी तरीके से, बहुत इजी है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, इस एल जो लंबाई को मैंने क्या किया, स्टैटिक बना दिया। अब स्टैटिक का क्या मतलब, देखिए जावा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं स्टैटिक को लेकर के, लेकिन आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा स्टैटिक के बारे में। देखिए हमने क्या किया, केवल लेंथ उसकी स्टैटिक बना दी। अब किसी वेरिएबल को अगर स्टैटिक बनाते हैं, लेस से किसी एट्रीब्यूट को, बॉक्स का एक एट्रीब्यूट है एल, उसके एक एल को आपने क्या किया, स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक जस्ट उसके सामने कीवर्ड लिख दिया मैंने। अब जब आप स्टैटिक बनाते हो तो क्या होता है उससे, अभी भी प्रिंट करोगे सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 20 30 प्रिंट कराओगे, तीनों का लेंथ ब्रेथ हाइट सेम ही मिलेगा, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ स्टैटिक लिख देने से। स्टैटिक लिख देने से फर्क तब आता है जब उसके वेरिएबल के साथ कोई खेलना शुरू कर देता है, उस वेरिएबल के साथ जो स्टैटिक है। अब खेलने का क्या मतलब है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं टिफिन एक काम करो, तुम अपना लेंथ जो है ना, अभी तुम्हारा 10 है, 10 है राइट, हम उसको 11 करने वाले हैं। प्लस प्लस वन, प्लस प्लस वन का मतलब, प्लस प्लस मतलब होता है डबल, प्लस मतलब होता है इंक्रीमेंट करना। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट। मतलब अभी फॉर टाइम बीइंग ये समझ लो कि अगर किसी के सामने डबल प्लस लिख दिया आपने, प्लस प्लस लिख दिया, तो वो उसकी एक वैल्यू बढ़ा देगा। तो हमने क्या बोला, टिफिन तुम्हारा जो लेंथ है उसका लेंथ मैं 1 कर देता हूं, ठीक है। बस इतने लिख देने से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से मैं बोलूंगा एक काम करो टिफिन, मैं तुम्हारा ब्रेथ भी, जो चौड़ाई है उसको भी 1 बढ़ा देता हूं, डॉट पी, उसको भी बढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं। और चाहो तो हाइट भी उसकी बढ़ा सकते हो, इसी तरीके से कोई भी एट्रीब्यूट इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट। सो एच क्लियर है। तो मैं अगर ये कहूं, अब मैं पूछूं, आप बताइए टिफिन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपने बढ़ाया किसका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टिफिन की बढ़ाया, ना कि सूटकेस की बढ़ाया। ध्यान से देखिएगा, आप अब ये समझिएगा, ध्यान से समझिए। ये एक टिफिन आपके बगल में रखा हुआ है, जस्ट आप एज्यूम करिए कि आपके बगल में तीन तीन चीज रखी हुई है, एक टिफिन रखी हुई है, एक सूटकेस रखी हुई है, और एक डिफेक्टिव टिफिन रखी हुई है। 3 टिफिन है, समझिए 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस काइंड ऑफ थिंग्स है, राइट। अब जो है टिफिन की, मैंने देखिए आपके बगल में 3 चीज है, हम 2 चीजों को नहीं छू रहे हैं, हम छू किसको रहे हैं, टिफिन को। जब आप टिफिन को छूओगे तो इस पे कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये अलग ऑब्जेक्ट ही है, अलग चीज है। और ये डिफेक्टिव टिफिन दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब जो हम देख सकते हैं रियल लाइफ में। तो आप तो इस पर कुछ नहीं कर रहे हो, इसको कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर doing some action on tiffin, you are doing something on tiffin, not on suitcase or defective tiffin. So what you are doing in the tiffin is you are increasing the length
of tiffin by 1. Similarly, you are also increasing the breadth by 1 and height as well, right? By 1. अब मैं टिफिन से उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर पूछ रहा हूँ। बढ़ाने के बाद मैंने पूछा भाई एक काम करो टिफिन अपना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ तो आप कितना हुआ। ये प्रिंट करा रहा हूँ, बता मतलब इस तरह लिखना मतलब प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट करा रहा हूँ मतलब देखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या आया वैल्यू यहाँ पर, राइट। सो क्या लगता है क्या प्रिंट करना चाहिए? 10, 21, 31. 10, 21, 31। एक काम करते हैं, अब मैं टिफिन वाले को नहीं पहले बढ़ाता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ इसका। पहले मैं डिफेक्टिव पीस का बढ़ाता हूँ, लेट्स से इसका। ये टिफिन ना लिख करके यहाँ पर टिफिन कैसे लिखेंगे, हम डिफेक्टिव लिखेंगे, क्योंकि डिफेक्टिव वाले का बढ़ा रहे हैं तो डिफेक्टिव लिखना पड़ेगा। ऑब्वियस होता है जिसके साथ आप खेल रहे हो उसके साथ। तो अगर मैं इसको रन कराता हूं तो देखेंगे आप लेंथ कितना लग, लेंथ क्या लग रहा है आपको? यहाँ क्या आना चाहिए अगर मैं प्रिंट कराऊं तो? 11, 10. 10 और 11। कुछ लोग 10 कह रहे हैं, कुछ लोग 11 कह रहे हैं। एम आई करेक्ट, राइट? चलिए, ये ब्रेथ कितना होना चाहिए? 21, 21 एंड हाइट आपका 31. 31। बिल्कुल सही। चलिए रन कराते हैं। यहां पर आप देखिए, पहले वाले को हमने छेड़ा ही नहीं, दूसरे वाले को भी नहीं छेड़ा। छेड़ा था कि मैंने किसको देखा जाए तो तीसरे वाले को। इसमें 11 आया है। अब क्वेश्चन अराइज कि सर आपने तो स्टैटिक बना दिया था, राइट? एल स्टैटिक बना दिया था, तो स्टैटिक का मतलब ऐसा सुनने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, एक्चुअली है नहीं, सुनने में लग रहा है कि ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल फिक्स हो गया। एल की लंबाई जो हमने 10 रखी है वो बिल्कुल फिक्स हो गया ना, 10 से ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो स्टैटिक नहीं होता है, स्टैटिक होता है वो होता है फाइनल, वो होता है फाइनल। अगर आपने फाइनल लिख दिया तब आपका जो है एल 10 से ना बढ़ सकता है ना घट सकता, कुछ नहीं होगा अब एल के साथ। वो आप वो जिन लोगों ने 10 बोला है वो लोग ये समझ लें कि वो अगर फाइनल लिखा रहता तब आपकी अंडरस्टैंडिंग सही थी, स्टैटिक के साथ नहीं। स्टैटिक का क्या मतलब है मैं बताऊंगा उसको। वो अब देखिएगा, जब आप फाइनल लिख दिए तो इसका मतलब एल की वैल्यू फाइनल है। भाई देख लो ये फाइनल वैल्यू है, इसमें फाइनल है मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। सुन लो, ऐसा नहीं कहते यार दिस इज फाइनल डिसीजन, नो डेविएशन इन दैट गोइंग फॉरवर्ड। तो अब देखिए जब आप एल की वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो एरर मारेगा, कहेगा कि ये एल जो है फाइनल है। कह रहा है रिमूव कर दो या तो फाइनल हटा दो वहां से, लिख कह रहा है सजेशन देखिए, द फाइनल फील्ड बॉक्स डॉट एल कैन नॉट बी असाइंड। मतलब जो यहाँ पर लिख रहे हो फिर से आप असाइन करना चाह रहे हो उसको वैल्यू, या तो कह रहा है देखिए इसका सजेशन है रिमूव कर दीजिए फाइनल, उसके ऊपर जो आपने फाइनल लिखा है उसको हटा दीजिए, तब यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। होप सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस? Yes. ठीक है। तो स्टैटिक अगर लिखा है तो उसका कुछ अलग मीनिंग है, क्या मतलब है हम अभी देखेंगे, अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक लिखते ही आपका क्या हुआ, वो एरर नहीं आ रहा है एटलीस्ट, राइट? अब आपको 11 मिल रहा है, राइट? अच्छा एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, मैं टिफिन का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर टिफिन का जेड देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग सामान है, कह लीजिए उस अलग अलग सामान पे मैं काम कर रहा हूं। अब हमें बताइए कि क्या लग रहा है, टिफिन की मैंने लंबाई एक बढ़ाई, चौड़ाई एक बढ़ाई और ऊंचाई एक बढ़ाई, टिफिन वाले की। तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। जो सूटकेस था उसको मैंने नहीं छेड़ा,
केवल टिफिन एंड डिफेक्टिव टिफिन को ही छेड़ा। अब बताइए मुझे कि क्या लगता है अगर मैं इसको रन कराऊं तो क्या वैल्यू प्रिंट करना चाहिए। अगर आप देखें तो एज पर रूल टिफिन की लंबाई क्या आनी चाहिए, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो 11, 11 बिल्कुल सही है। 21, यहाँ पर 21, 21 और 31, ये 31, 13 बिल्कुल सही। चलिए आते हैं यहाँ पर, इसकी लंबाई क्या आनी चाहिए 11। 11 क्यों? इसमें नहीं बढ़ाया 10। स्टैटिक में पहले बार ले लिया उसी को लेगा वो, शायद वो ऐसा ना। अभी मुझे नहीं क्लियर है। आई जस्ट, हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर से पूछेंगे भाई तुम बताओ क्या दोगे मुझे वैल्यू, ये क्या देगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को 10, 20, जो 30। डिफॉल्ट 10, 20, 30 देगा कंस्ट्रक्टर, मतलब अभी तो यही लग रहा है, राइट। अगर आप देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर क्या कहेगा कि भाई जो वैल्यू यहाँ पर है डिफॉल्ट वैल्यू वो दे दो, क्योंकि डिफॉल्ट वाला कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट वैल्यू ये है तो वो दे देगा, राइट। दिस इज व्हाट। सो कंस्ट्रक्टर देखिए सारा कंस्ट्रक्टर का गेम है। आप हमें बताइए जब ये बॉक्स बना था यहाँ पर तो क्या आया था 10, 10, 20 एंड 30 ही तो आया था यहाँ पर, तब तो आपने ये बढ़ाया घटाया, तो यहाँ पर भी तो ही देना चाहिए 10, 20 एंड 30, यहाँ पे भी वही आना चाहिए 10, 20 एंड 30। क्लियर है? सो मतलब यही होना चाहिए। स्टैटिक कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने बोला कि टिफिन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपने ये बताया कि 11, 21 एंड 30। अब यहाँ पर आया ये सूटकेस के केस में, तो जब कंस्ट्रक्टर ये यही तो बनाएगा, तो ये गया कहा कि देखें डिफॉल्ट वैल्यू सबकी कितनी है, तो कहेगा देखा जाए तो डिफॉल्ट वैल्यू 10, 20, 30 है। क्या एक्चुअली सच में डिफॉल्ट वैल्यू 10, 20, 30 है? यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि स्टैटिक आया है। चलिए हम रन कराते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हम थोड़ा सा रन करा के दिखाते हैं। इसको अभी हम यहाँ नहीं लिखेंगे कुछ भी, बस आपको समझाना चाहेंगे। सो हम पहले फोकस कर रहे हैं टिफिन पे, रन कराते हैं, आते हैं। देखिए पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब ये वाला ऑब्जेक्ट बना तो उस समय कंस्ट्रक्टर गया पता करने कि भाई जो डिफॉल्ट वैल्यू है क्या क्या है, तो वो कहा कि डिफॉल्ट वैल्यू 10, 20, 30 है। बिल्कुल सही, राइट। पहली बार जब गया ऑब्जेक्ट बनाने तो कहा कि अच्छा एक काम करो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा दो एक एक, तो वो बिल्कुल सही बात है, एक आपने बढ़ाया है, एक आपने बढ़ाया है, एक आपने बढ़ाया है। लेकिन जो एल की जो वैल्यू है वो आपने स्टैटिक लिख देने से क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, अगर किसी ने एल के साथ छेड़खानी करी कभी भी किसी वक्त भी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ छेड़खानी कर रहा है। रिमेंबर दिस। तो जब ये गया बनाने तो उस समय किसी ने छेड़खानी नहीं करी थी, तो उस समय क्या था, एल की वैल्यू 10 था कि नहीं था? 10 था। 10 था, तो वो 10 लाके दे दिया। लेकिन जब ये गया बनाने पूछने की भाई मुझे बता दो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जब ये तो ये कह रहा है कि भाई इसने एक छेड़खानी कर दी है, तो अब जब इस लाइन पर इसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, तो जब पहले 10 था अब क्या हो चुका है 11 हो चुका है। केवल इसके साथ, केवल स्टैटिक के साथ, इसके साथ भी मॉडिफिकेशन हुआ है लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये उतना ही रह जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ चेंज नहीं होगा। अगर स्टैटिक है तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ कोई खेल रहा है तो वो चेंज करता जाएगा साथ साथ में। लेकिन ये लोग डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो डिफॉल्ट मतलब स्टैटिक नहीं है, तो इनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई बढ़ाए चाहे कोई घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो स्टैटिक है और उसके साथ कोई बढ़ा रहा है तो वो फर्क पड़ जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ फर्क पड़ जाएगा। तो अब समझिएगा,
तो इस लाइन पर L की वैल्यू 1 बढ़ाओगे तो एक्चुअली क्या कर रहे हो, यहां पे आके 1 बढ़ा रहे हो यहां पर, अब डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। तो अब तो डिफॉल्ट वैल्यू 11 आ गया, तो जब ये बनाने जाएगा ऑब्जेक्ट, अब हमें बताओ कि लेंथ इसके लिए कितना मिलेगा, 11, 11 मिलेगा। ब्रेथ कितना मिलेगा, 20 and 30. 20 एंड 30, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए, वही प्रिंट किया है जो आपने बताया। ठीक है, आते यहाँ पर, इसके लिए भी क्या, जब गया लेंथ देखने तो कितना मिला, 11. ऑब्वियस सी बात है। डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर जब जाएगा बनाने तो पूछेगा ना भाई लंबाई क्या है इस वक्त यहाँ पर, तो 11 ही तो थी। अब सोचिए, जाके पूछिए डिफॉल्ट वाले से, जाके पूछिए एल वाले से तुम्हारी अभी इसमें कितनी वैल्यू है, तो बोलेगा मेरा 11 है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो कुछ खेला नहीं ना, कुछ किया नहीं, ये तो जस्ट प्रिंट करा रहे हैं, ये तो हम जस्ट देख रहे हैं कि क्या है तुम्हारी लंबाई चौड़ाई चाहिए। यहाँ पे इस सूटकेस ने एल के साथ कुछ गेम खेला है, कोई गेम खेला नहीं है एल के साथ, राइट। तो भाई एल तो अभी भी वही रह जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए बिल्कुल ब्लैंक, फिर से शुरू में चलते हैं, बिल्कुल भूल जाइए पिछला मैंने फिर से क्या डिस्कशन, मैं फिर से बता रहा हूँ क्या हो रहा है। जब यहाँ पर शुरू में क्या था, 10 था, 20 था एंड 30 था। जब ये बॉक्स बनने गया तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर जाकर के पूछेगा कि भाई तुम्हारी क्या वैल्यू है इस वक्त एल की, तो वो कहेगा मेरी वैल्यू 10 है, चलो ठीक है तुम 10 यहाँ लिख दिए। फिर कंस्ट्रक्टर जाएगा तुम्हारी एच की वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे बनाना है बॉक्स, टिफिन बनाना है, तो तुम अपना लेंथ ब्रेथ हाइट हमको बताओ कितना है तुम्हारी। तो कहेगा देखो लेंथ इस समय 10 है, ब्रेथ 20 है और हाइट 30 है। तो कहेगा ठीक है भाई, यहाँ पर टिफिन तो बन गया, टिफिन यहाँ पर बन गया। अब मैं क्या करूं, उस टिफिन के साथ तोड़फोड़ कर रहा हूँ, तोड़फोड़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो, टिफिन की लंबाई, टिफिन तो बना आपने बना दिया, अब मैं घर लेके आ गया सपोज टिफिन का, ये टिफिन फैक्ट्री ने बनाया, फैक्ट्री ने बनाया, लेकिन मुझे लग रहा था टिफिन की लंबाई चौड़ाई एक एक बढ़ानी घटानी है, तो मैंने क्या किया, उसकी लंबाई भी बढ़ाया, उसकी चौड़ाई भी बढ़ाया, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाया। लेकिन इशू क्या हो गया, ये एल जो है स्टैटिक होने की वजह से, अगर एल के साथ किसी ने किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे टिफिन में तोड़ो फोड़ो, चाहे सूटकेस में तोड़ो फोड़ो, चाहे आप डिफेक्टिव टिफिन में, अगर उसके लंबाई के साथ किसी ने खेला तो वो क्या करेगा, उसके डिफॉल्ट वैल्यू के साथ खेल जाएगा। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर तो डिफॉल्ट, अब पूछते रहेंगे डिफॉल्ट वैल्यू सबकी क्या क्या है, इस वक्त क्या है, इस वक्त क्या है, इस वक्त क्या है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बनाने गया तो इस समय डिफॉल्ट वैल्यू तीनों की क्या थी, एल की क्या थी, 10 थी, 20 थी एंड 30 थी। मैंने क्या किया, बन जाने के बाद मैंने उसकी लंबाई क्या करी, टिफिन की बढ़ा दी 1। टिफिन की लंबाई बढ़ाने से फर्क ये पड़ा कि अब जो है जा करके ये इसके साथ गेम खेलेगा। अब कहेगा जो बाल्टी नंबर, बाल्टी जो बकेट एल है उसमें पहले 10 था, अब क्या बकेट के में क्या डाल दूंगा, 11 हो गया। जो जो वेरिएबल एल था उस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, 10 पहले था, अब उसने उसको उसके साथ किसी ने छेड़खानी करी, लंबाई उसकी 1 बढ़ाई, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। उस टिफिन के साथ तो प्रिंट करेगा 11, 21, 30, लेकिन भाई डिफॉल्ट वैल्यू के साथ नहीं खेलेगा। अब यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पर गया तो जब ये बॉक्स बनाने जाएगा, भाई आप बॉक्स बना रहे हो तो फिर से पूछोगे ना कि क्या लेंथ ब्रेथ हाइट है इस वक्त, तो इस वक्त लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, 11 है, 20 है एंड 30 है। ऑब्वियसली देख लो आप, 11, 20 एंड 30, क्लियर। अब बाकी यहाँ पर इसमें क्या कर रहे हो, जस्ट प्रिंट करा के देख रहे हो कि देख ले भाई कितना लेंथ ब्रेथ हाइट है, कुछ छेड़खानी नहीं करा किसी के साथ। अब मैंने पूछा कि यहाँ पर भाई ये भी गया, भाई मुझे बॉक्स बनानी है, तुम अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दो, तो वो कहेगा कि मेरे लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, कहेगा ठीक है। अब क्या करो, इसकी लंबाई फिर से बढ़ा दो 1,
तो ये कहेगा अच्छा ठीक है, लंबाई एक बढ़ानी है तो जो कि L तो स्टैटिक है, जो कोई भी इसके साथ खेलेगा वो जा करके यहाँ पर बढ़ा देगा। तो अभी जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, राइट। एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 20 है तो 21 हो जाएगी, और हाइट की वैल्यू 30 है तो 31 हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर लेंथ कितना प्रिंट करेगा, तो क्या लेंथ प्रिंट करेगा आप, 11 12 प्रिंट करेगा। एंड ब्रेथ कितना प्रिंट करेगा, 21 21। एंड हाइट कितना प्रिंट करेगा, 31। 31 ऑब्वियसली ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो आपने क्या सीखा, क्या समझा यहाँ से, स्टैटिक का मतलब ये समझ लीजिए कि ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ अगर किसी ने खेला कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट को इंपैक्ट कर रहा है। देखिए ना, इसने, ये ऑब्जेक्ट ने इसकी लंबाई के साथ खेला, बढ़ाया, तो वो क्या हुआ, लंबाई, वो लंबाई सारे ऑब्जेक्ट के साथ इंपैक्ट डाल दिया, राइट। वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ, इसका भी 11 कर दिया, इसका भी 11 कर दिया, और इसका भी 11 कर दिया था। बाद में इसको 12 किया तो ये इसका स्पेशली 12 हो गया। तो आप देखेंगे स्टैटिक बनाने से ये मतलब हो गया कि वो ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक हो गया। एक ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो वो सारे ऑब्जेक्ट में वही दिखने लगेगा, उसके आगे कुछ छेड़खानी करोगे तो वो तो उसके लिए तो होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी ने कहीं भी छेड़खानी करी, कहीं भी, तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए इंपैक्ट मारने लगेगा। और किस तरीके से इंपैक्ट मारा आपने देख लिया, राइट। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से मेरे पूछे कि क्या सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर दिया। मैं रिपीट कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी को भी कोई डाउट, कैसे सर 11 आ रहा है, कैसे 12 आ रहा है, मतलब इवन स्लाइड डाउट मैं बताऊंगा फिर से। सबको क्लियर है इसका मतलब, समझ आ गया। समझ में आ गया। तो ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्टैटिक एंड फाइनल में डिफरेंस, रिमेंबर दिस। तो आप बोलेंगे स्टैटिक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक होना, और फाइनल का मतलब होता है कि वो वैल्यू ही फाइनल हो गई, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, मतलब कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया नहीं जा सकता उस वेरिएबल पे। ये होता है फाइनल का मतलब। क्लियर है? चलिए ठीक है, आते हैं थोड़ा सा वेरिएबल पार्ट पे। एक वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा सा मैं उस पर अभी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक मैं क्लास बनाऊंगा, वेरिएबल सॉरी, डेमो। कीबोर्ड थोड़ा इसका इशू कर रहा है, सो देखिएगा यहाँ पर जैसे हम अगर ये लिखते हैं स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको किस तरीके से जावा में ट्रीट करना है इस वाले स्टेटमेंट को, ये समझना होगा आपको। अगर देखिए, अगर इतना बस लिखा है तो ये एज्यूम कर लीजिए कि जस्ट अगर इतना ही लिखा है तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आप क्या समझोगे, एक बॉक्स, ऐसे एक बॉक्स बना है, क्या है ये, एक बॉक्स है, इसमें इस खाली स्थान है, राइट। इसको बॉक्स ना समझिए, एक बकेट समझ लीजिए, जो बाल्टी होती है घर की। इस तरीके से लेमैन में अगर आप समझेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। तो ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी में हम कुछ रख सकते हैं, और वो कैसा चीज रख सकते हैं वो ये बताता है। ये बाल्टी है, ये बाल्टी एक ऐसा बाल्टी है, खाली बाल्टी है जिसमें कुछ रख सकते हैं, लेकिन क्या रख सकते हैं वो कौन बताता है, ये बताता है। तो ये बता रहा है कि इसमें अगर कुछ रखोगे भी आप तो क्या चीज रख सकते हो, इंट रख सकते हो। देखना, मतलब अगर रखने का मतलब होता है असाइनमेंट, असाइनमेंट मींस इक्वल साइन। अब इक्वल साइन में अगर सपोज हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो इसका मतलब इस बाल्टी में आपको क्या समझ में आ गया,
10 डाल दिया। और इस बाल्टी को किस नाम से जाना जा रहा है? ए नाम से जाना जा रहा है। मतलब इस टाइप का, ये मत समझना कि स्क्वायर ब्रैकेट है, कुछ ऐसे सिंबल समझो जो भी आपको अच्छा लगता है। ऐसा बॉक्स है जिसमें हम 10 रख दिए, राइट। और उस बाल्टी को किस नाम से जाना जा रहा है? ए नाम से। रिमेंबर दिस। चलिए, इतना तो क्लियर है। मतलब देखिए, दूसरा चीज ये आपको समझना है कि ये आपका राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड वाली में कैलकुलेशन होता है और ये बाल्टी होता है। लेफ्ट हैंड साइड में बाल्टी रहता है जिसमें वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी इधर कैलकुलेशन होगा, अब लेट्स से कि हम ये करें 2, राइट। सो ये कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट हो करके ये इस वाले बाल्टी में डाल देगा। अब अभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, सपोज हमने a इक्वल टू 2 लिया, a इक्वल टू 2 लिया और इंट b इक्वल टू 3 लिया। ध्यान से समझिएगा। अभी इससे क्या, ये दो स्टेटमेंट से आप ये समझ लो कि आपके बगल में दो बाल्टी रखी हुई है। एक बाल्टी ए रखा हुआ है जिसमें 2 नंबर आपने डाला है, और दूसरे साइड में जो दूसरी बाल्टी है उसमें आप 3 डाले हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा क्या हो रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ए और बी जो बाल्टी है, जस्ट आप एज्यूम करिए आपके बगल में रखा है और दोनों में क्या क्या नंबर है ये समझिएगा। अगर मैं ये कहूं a इक्वल टू ए प्लस बी, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब समझोगे आप? ध्यान से सुनिएगा, ये लिखने का क्या मतलब है। इसका लिखने का मतलब ये हमने बोला अभी कि जो राइट हैंड साइड में होता है इधर कैलकुलेशन होता है। राइट हैंड साइड में ऑलवेज कैलकुलेशन होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाले में बाल्टी में डाल देगा। मतलब कैलकुलेशन किस पर होगा? वैल्यू पे कैलकुलेशन होगा। यहाँ भले ही ए लिखा हूं, बाल्टी लिखा हूं, बाल्टी का नाम लिखा हूं, लेकिन बाल्टी में क्या नंबर है उसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर 2+3 बात कर रहा हूं, और जो भी 2+3 आएगा वो किस वाले बाल्टी में डाल दूंगा? ए में। ए में डाल दूंगा। ये समझिएगा। तो कैलकुलेशन पार्ट, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होगा, और जो भी कैलकुलेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो बाल्टी होता है, याद रखिए, उस बाल्टी में हमें डाल देना। वेरी सिंपल, क्लियर है? ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैलकुलेशन किस साइड में होता है, किस साइड में बाल्टी होता है, ये तो आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बताइए, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लिखना है। स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स, लेट्स से 2 नंबर्स। अब स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर इज नथिंग बट, लेट्स से a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। हम अगर a एंड b की वैल्यू प्रिंट कराएं, लेट्स से a एंड b, तो अभी क्या प्रिंट करेगा? कोई मुझे बताएगा? अगर मैं सिंपल सा देखा जाए तो कुछ लिखा ही नहीं। 2 3 2 3 करेक्ट, बट आई वांट टू प्रिंट 3 2, मींस a should print 3 and b should print 2। स्वैप कर देना चाह रहा हूं, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। मतलब अगर मैं a को प्रिंट कराना चाहता हूं तो a की वैल्यू 3 प्रिंट करे एंड b की वैल्यू 2 प्रिंट करे, स्वैप कर दिया जाए नंबर। ये प्रोग्राम पूछा जाता है गाइस इंटरव्यू में, बिल्कुल। अब ये चीज कैसे करोगे? हम बाल्टी का कॉन्सेप्ट करेंगे। अब आप समझ लो कि 2 बाल्टी है, आप देखा जाए तो ये पजल हो गया। पूछा जाता है ना, एक बाल्टी में 2 है, दूसरे बाल्टी में 3 है। मैं चाहता हूं कि अब जो है ए वाले बाल्टी में 3 आ जाए और बी वाले बाल्टी में 2 आ जाए। कैसे करोगे इसको? A equal to B और B equal to A। ठीक है, चलिए कर देता हूं मैं। बहुत सही आपने लॉजिक सोचा। ए इक्वल टू बी एंड सेमीकोलन,
हाँ सेमीकोलन बी बी इक्वल टू है। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराऊं। चलिए, ध्यान से सोचिए, बाल्टी का कॉन्सेप्ट लगाइए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने अभी बोला है उस तरीके से सोचिए, कभी गलत नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप, सब लोग करिए, सब लोग सोचिए। मैं इस पर थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा हूं कि आप सोचिए। इन्होंने सोचा कि 2 बाल्टी है हमारे पास, एक बाल्टी में 2 रखा हुआ है और दूसरे वाले बाल्टी में 3 रखा हुआ है। मैं चाहता हूं स्वैप कर दूं, इस बाल्टी से उसमें, उस बाल्टी से इसमें। कैसे करूं, क्या करूं ऐसा कि मेरा हो जाए, बस इतना ही टारगेट है। आप 1 मिनट लीजिए, आप सोचिए, मैं बता दूंगा तो आप शायद सोचोगे नहीं, कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आप लॉजिकल, गलत होगा इट्स ओके गाइज, गलत होना ही तो सबसे अच्छी बात है कि आप उससे सीख जाते हो तुरंत। अगली बार कहोगे मैंने गलती करी थी यहाँ पे, तो वही हमेशा याद रहता है। तो सब लोग गलती करो, गलती करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बट उससे सीखना है आपको। एनी गेस, एनीबॉडी? किसी को भी कोई गेस, जैसा भी, गलत होगा इट्स ओके, आई एम कंप्लीटली ओके। चलिए मैं बताता हूं, जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक कोशिश तो किया इन्होंने, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि इन्होंने सोचा क्या, मैं उनका सोच बताता हूं। ठीक है, ये क्या मतलब है, हमने कहा कि ए में बी डाल दो, मतलब इधर मैंने कहा नंबर होता है, मतलब कैलकुलेशन होता है, और इधर बाल्टी में डाल देते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, ए वाले बाल्टी में बी को डाल देते हैं, ए वाले बाल्टी में बी को डाल दे, मतलब ए में 3 कर देते हैं, राइट। अब ए वाले बाल्टी में कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं, 3 हो गया, बिल्कुल। अब क्या कर रहे हैं कि एक काम करो, बी वाले बाल्टी में जो ए वाला है वो डाल दो, तो ए वाले में भी तो अब 3 आ चुका है। ए वाली बाल्टी में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए में क्या है इस वक्त, हाँ 3 आ गया। 3 आ चुका है। एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, सुनिए सब लोग। अगर मैं, देखिए पहले तो a इक्वल टू 2 था तो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपने ए लाइन लिख करके क्या बोला कि अब एक काम करो, ए में बी डाल दो, बी में जो नंबर है वो वाला डाल दो। तो बी में क्या था, 3 था। तो अब कह रहे हो कि ए वाले बाल्टी में 3 डाल दो, मतलब पहले तो 2 था बाल्टी में, उसको थ्रो कर दो, फेंक दो कहीं, उसका कोई मतलब नहीं पहले क्या था। अब क्या करो, ए वाले बाल्टी में 3 डाल दो, ये बोला। ये लाइन नंबर 11 का मतलब ये है, पहले ए वाले बाल्टी में तो 2 था, इस लाइन से ए वाले बाल्टी में तो 2 था, लेकिन जब आपने ये लाइन लिख दिया तो क्या बोला आपने, ए वाले बाल्टी में पहले जो 2 था, अब 2 हमें नहीं पता क्या हुआ, फेंको उसको। अब क्या करो, ए वाले बाल्टी में जो बी वाला नंबर है ना, बी में जो नंबर है वो डाल दो। तो बी में क्या है, 3 है, तो मतलब ए वाले बाल्टी में 3 डाल दो। पहले क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ गया क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस वक्त मेरे पास क्या है, ए में 3 है। अब जब अगला लाइन आपने लिखा, तो अगला लाइन में क्या कह रहे हो, एक काम करो, बी में वो डालो जो ए में हो। तो ए में क्या है, 3 है, तो बी में क्या पहुंच गया, 3 पहुंच गया। तो ए की वैल्यू भी देखा जाए तो बाल्टी में 3 है, और बी की भी, ए में वाले बाल्टी में तो 3 है, और बी वाले बाल्टी में भी आपने 3 डाल दी, तो इसलिए दोनों आपका 3 प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, इन्होंने अब देखा जाए तो एक काम करना चाहिए था, मुझे एक तीसरा बाल्टी ले लेना चाहिए था, जो ए की वैल्यू थी पहले जो गायब हो जा रही है, जो ये लाइन लिखते ही गायब हो जा रही है, ए, ये लाइन लिखते ही ए में जो पहला वाला वैल्यू था वो कहीं गायब हो गया ना, उसको मैं कहीं बचा के रखा रहता,
देखिए, अलग वेरिएबल में स्टोर हाँ, अलग वेरिएबल, टेम्प वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल कोई ले लेते। टेम्प एक ऐसा बाल्टी खरीद के लाया जिसमें अभी टाइम टेम्परेरी बाल्टी है, मैं उस काम हो जाएगा तो वापस करके चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, ए की, देखो ए जी, अब देखना, और यहां पर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, फिर से मैं रिपीट करता हूं, समझना है, बहुत इजी है। आपके ए वाले बाल्टी में 2 है, बी वाले बाल्टी में 3 है। हमने कहा एक काम करो, नया बाल्टी खरीद के लाओ और उसमें ए वाला वैल्यू डाल दो। तो मतलब टेम्प में क्या पड़ गया, टेम्प में कौन सा नंबर पड़ा है, लवली आप 2 बताइए। 2 2, बिल्कुल। यहां पर मैं पूछूं ए वाले बाल्टी में क्या पड़ गया है, इस लाइन पे 3 3, इस वाले बाल्टी पर, इस वाले बी वाले बाल्टी में क्या पड़ गया है 3 3, लेकिन हमें बी वाले बाल्टी में क्या चाहिए था, टेम्प 2 टेम्प 2 चाहिए था। और 2 कैसे आएगी, अगर मैं यहाँ पर टेम्प लिख दिया होता ए की जगह, तो मेरा काम हो जाता कि नहीं हो जाता, बी वाले बाल्टी में क्या पड़ जाता, 2 2 पड़ जाता, है कि नहीं। सब लोग एक बार सच मतलब कॉन्फिडेंस से बोलो कि ये सर समझ में आया, नहीं तो फिर से रिपीट करूंगा मैं गाइस। ये तो आ गया सर। समझ आ गया। Yes. Got it. गॉट इट राइट। अब देखो ये पूरा जाओ, बिलीव मी गाइस, अगर ये जिसको दिल से समझ में आ गया ना, मैं बड़े से बड़े प्रोग्राम केवल लेफ्ट राइट करके ही समझाऊंगा। हर बड़े से प्रोग्राम देखो, लेफ्ट में कैलकुलेशन होगा, राइट में असाइनमेंट हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट सोचना है, किस बाल्टी में क्या नंबर है, किस बाल्टी में क्या हो रहा है, पूरा जावा इसी पे गेम है, पूरी की पूरी जावा। जिसको ये समझ में आ गया, एक बार नहीं समझ में आ रहा है, चाहे एक बार अपने मन से इस प्रोग्राम को करिएगा गाइस, बिलीव मी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में। अपने मन से करना, क्या हो रहा है, ये बाल्टी कैसे, एक दिन अगर पूरा लगता है तो एक दिन लगाइए, लेकिन इसको पूरे जड़ से समझना है। असाइनमेंट कैसे हो रहा है, कैसे बाल्टी की जरूरत पड़ रही है, क्या हो रहा है, क्यों मुझे बाल्टी की जरूरत पड़ी, अगर ये फील जिसको आ गया ना, बिलीव मी गाइस, मैं गारंटी देता हूं आज ही आपका 50% जावा का प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आप समझ जाओगे। कोई भी कितनी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगी, एटलीस्ट आप कहोगे हाँ किस बाल्टी में क्या है, वो मुझे पता चलते जा रहा है, बस हो गया। ये समझ नहीं पाते लोग, बस रटा देते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं ऐसे, लेकिन फील करना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया कि मुझे थर्ड बाल्टी क्यों जरूरत पड़ी और क्यों यहाँ पर ये टेम्प बाल्टी की जरूरत आई है, ये जिसको सच में फील आया ना वो कर देगा। देखिए अभी स्वैपिंग हो गया, ए की वैल्यू 3 प्रिंट किया है और वी की वैल्यू 2 प्रिंट किया है। इसको कई और तरीके से किया जा सकता है गाइस, कई तरीके से किया जा सकता है स्वैपिंग। मैंने बहुत इजीएस्ट तरीका बताया है, एक और तरीका बताऊंगा जस्ट आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, मैं आपको एक और लॉजिक बताऊं दूसरे तरीके से, बिना किसी बाल्टी की भी आपको थर्ड बाल्टी, जो तीसरा बाल्टी आपने खरीदा था ना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एटलीस्ट बाल्टी खरीदा तो आपको बाल्टी क्यों जरूरत पड़ी ये अगर समझ में आ गया, तभी ये लॉजिक समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में राइट बाल्टी होता है, राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन होता है। मतलब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं तो आप समझ गए होगे कि इस वाले, अब मुझे बताओ ए वाले बाल्टी में क्या नंबर पड़ा है, कौन बताएगा मुझे, ये अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो 5। 5 बिल्कुल, बिल्कुल सही समझना है, बिल्कुल। अब मुझे हमने कहा है कि ए की वैल्यू हमें 3 चाहिए। अच्छा ठीक है, आप समझो, ध्यान से सुनना, ए वाले बाल्टी में शुरू में था कितना 2, बी वाले बाल्टी में कितना था शुरू में 3 था। अब हमने क्या किया है, ए वाले बाल्टी में 5 डाल दिया, पिछला जो 2 था वो गायब, पता नहीं कहाँ गया ए वाला बाल्टी, वो गायब ही हो गया। तो करंट में अगर आपसे पूछूं करंट में कि ए वाले बाल्टी में क्या है, तो आप कहोगे सर 5 है।
अब मुझे ए की वैल्यू कितना आना चाहिए था, 3 ले आना चाहिए, 3 प्रिंट करना चाहिए। फाइनल हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि ए की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाए और फाइनल डेस्टिनेशन राइट जो हमें आउटपुट 2 चाहिए और बी की 2। अब ये आए कैसे, मैं यही पूरा दिमाग लगा रहा हूँ, पूरा दिमाग मेरा इसी पे है, पूरा पजल है, पूरा ये देखा जाए जावा कुछ है नहीं, पजल है। तो मैं सोच रहा हूँ यार 3 कैसे आई, ए की वैल्यू तो 5 आ गई, अब मैं क्या करूं ऐसा। तो मैं सोच रहा हूँ एक काम करता हूँ, और बी की वैल्यू मुझे चाहिए 2, और अभी तो बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 5 हो चुकी है, बी की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब मुझे सपोज बी की वैल्यू 2 करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, बी इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 कैसे आए, तो मैं करूं ए माइनस, अगर मैं बी कर दूं तो कितना आएगा बी की वैल्यू, बताइएगा, ध्यान से देखिए आप लोग, कुछ तो करना है, क्या करूं ऐसा जो हमारा सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। अब बताओ क्या आएगा बी की वैल्यू, 2 2 5 minus 3 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, जो कि हमारा ये पूरा हो गया। अब a इक्वल टू, देखिए आपका a इक्वल टू 5 है इस वक्त और b इक्वल टू 2 है। अब मुझे a इक्वल टू 3 करना है, कैसे क्या करूं, अब a इक्वल टू 3 लाना है, अभी a इक्वल टू 5 है, अगर इस वक्त अगर प्रिंट कराओगे तो देखना, हमें प्रिंट करा के देख लो, a इक्वल टू 5 है, देखो वही तो मैं लिखते हुए आ रहा हूँ, a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 2 है, हमें क्या चाहिए, a इक्वल टू 3 चाहिए। तो क्या मैं एक बार और कुछ लिखूं यार, मुझे A एक is equal to A minus B माइनस बहुत सही, बिल्कुल सही, काम खत्म, किसी तीसरे बाल्टी को खरीदने की जरूरत ही नहीं। देखो ना, केवल एंड केवल मैं मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ, और यही सब प्रोग्राम अगर आप देखोगे गूगल पे चाहे कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इतना आप इस तरीके से नहीं समझाया जाता। आप अब समझ गए होगे कि मेरा पूरा फोकस क्या था, आउटपुट पे था, कैसे क्या करूं। अब देखो बाल्टी के साथ खेल रहा हूं मैं। अब हमें बताओ, आप ए इक्वल टू, पहले बाल्टी में 5 था, अब भी ओवरराइड करते जा रहा हूं, यार पिछला वाला 5 को फेंको, अब ये जो आ रहा है वो करो, अगला वाला पिछला वाला फेंकता जाएगा, हटाओ उसको, जो नया वैल्यू आ रहा है उसको डालो बाल्टी में। ऐसे चलता है जावा, जावा ऐसे काम करता है। अब जावा कैसे काम करता है ये भी आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी। एक्चुअली जावा इस तरीके से काम करता है, पिछला वाला गायब होते जाते हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, जो नया आ रहा है करंट में वैल्यू क्या है उस तरीके से। तो अब इसको रन कराओ, देखो हो गया। किसी मुझे तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ी, तीसरा बाल्टी खरीदने की जरूरत पड़ी नहीं। अच्छा, मतलब प्रिंटिंग में भी वो लेटेस्ट वैल्यूज ही लेगा ए और बी की। जो उस वक्त ऑब्वियस सी बात है, जो बाल्टी में वैल्यू रहेगी वही तो देगा आपको, नहीं जो ऐसा आपके, नहीं, मतलब पहले वाले ए पे चला गया इधर का, मतलब हमको वेरिएबल नेम्स सेम रख सकते हैं। अगर मैं इस लाइन मतलब यहाँ पर आपसे पूछूं, यहाँ सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर पूछता मैं आपसे, अच्छा एक बात बताइए कि आपका ए की वैल्यू अब फाइनल में क्या आ चुका है, आप क्या बोलते हैं अगर ये इस लाइन पर पूछता मैं यहाँ पर 3 ऐसे, 3 राइट, और बी की वैल्यू क्या आ चुका है 2। 2। तो हमने वही कहा कि भाई एक काम करो, तुम अपना सारे वैल्यू प्रिंट करा दो। प्रिंट करने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते हैं, जस्ट देखने के लिए कि क्या वैल्यू आया है कंसोल में। हमने पहले दिन बताया था, ये लाइन जो होता है ना, ये जो लाइन लिखते हैं, ये केवल हम अपने आंख से देखने के लिए कि क्या है वैल्यू, इसलिए लिखते हैं, और कुछ करता नहीं है वो, रिमेम्बर दिस। तो हम जस्ट देखना चाह रहे हैं कि भाई ए की वैल्यू क्या आ गए हो और बी की वैल्यू क्या आ सकती। चाहो तो आप यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पर लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा, और जो बी की वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा। इस वक्त जब यहाँ प्रिंट कराओगे तो बताओ ए की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा, ये यहाँ पर क्लियर है, 5 Yes. करेगा। और यहाँ पर बी की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा। तो मैं लास्ट में प्रिंट करा रहा हूं, तो इसका मतलब जो लास्ट में वैल्यू रहेगा, फाइनल जो हो चुका सारा कैलकुलेशन करने के बाद, वही तो प्रिंट करेगा। होप सेंस
मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सेंस आपको समझ में आ रहा है गाइस? बिल्कुल आपका क्वेश्चन Yes. क्लियर, आंसर मैंने जो बताया समझ में आया, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो पूछना चाह रही थी? यस सर। ठीक है, तो देखो आप ये भी समझ में आ गया कि आपको जावा कैसे काम करता है। बिलीव मी, आपको जो प्राइम नंबर, स्वैपिंग टू नंबर, ये पॉलिंड्रॉम एंड एवरीथिंग नो, इसी से मैं समझाऊंगा, इसी तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। अब ये वेरिएबल आपको समझ में आ गया, बकेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा मेथड पे। मेथड क्या होता है? बहुत सारे बेसिक से लेके जाएंगे हम, आपको सारा चीज समझ में आएगा। मेथड एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं, जिसको मेथड बनाने आ गया वो, क्योंकि जब भी आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको कोड लिखना रहता है, तो कोड आप लिखते कहाँ हो? आप मेथड के अंदर लिखते हो, ना कि रैंडमली कहीं भी लिख देते हो। तो मेथड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाना है, क्या है उसमें एट्रीब्यूट, हम सारा देखेंगे। तो यहाँ पर हम मेथड डेमो लिखेंगे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जस्ट कि रन करना हो तो। वही स्टैटिक देखिए यहाँ पर जो हमने स्टैटिक बताया, अभी हम और डिस्कस करेंगे क्या है स्टैटिक कीवर्ड। मेथड लेवल पे भी स्टैटिक कीवर्ड होता है, वेरिएबल लेवल पे भी स्टैटिक कीवर्ड होता है। मैंने वेरिएबल लेवल का स्टैटिक कीवर्ड बताया है आपको, मेथड लेवल का नहीं बताया। मैं सब कुछ डिस्कस करते जाऊंगा एक एक करके, छोटे छोटे सा तरीके से, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी। आज आपको क्लियर होगा ये वॉइड क्या होता है। स्टैटिक आपको अभी समझ में आया है थोड़ा बहुत, आज आपको वाइड समझ में आएगा। ये सारा एक एक कीवर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है, लिख क्या रहे हैं, ये जो लिखा है यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा। एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, धीरे धीरे आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो मेन मेथड कॉल करने के पीछे, बस लिखने के पीछे बस एक ही लॉजिक है, एक ही रीजन है कि हमें प्रोग्राम रन कराने के लिए हमें मेन मेथड की जरूरत पड़ती है, दैट्स इट। अब जो है लेट्स से अब हम यहाँ पर मेथड डेमो, मेथड डेमो का मतलब क्या है कि हम मेथड सीखेंगे कि कैसे बनाना है, राइट? अब मेथड अगर आपको बनाना है तो हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, तीन एट्रीब्यूट हमें ध्यान रखना होगा। पहला, दूसरा एंड तीसरा, और इसके बाद पैरेंथेसिस। देखिए पैरेंथेसिस एंड ये चीज, देखिए ये स्केलेटन है मेथड का। this is called skeleton, right? We have to write three things. First thing I will be writing here, second thing I will be writing here, and third thing I will be writing here. And this is parenthesis, remember this, right? And ये आपका opening and closing braces है, nothing but curly braces we can say, right? And इसके अंदर ही सारा कोड लिखा जाता है, राइट? तो पहले स्टेट जो ये पहला प्लेस मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा है, उस पे क्या लिखना है? दूसरा प्लेस यहाँ पे खाली छोड़ा है, यहाँ पे क्या लिखना है? और तीसरा प्लेस यहाँ पर खाली छोड़ा है, वहां पे क्या लिखना है? आज हम यही देखेंगे, रिमेम्बर दिस गाइस। और उसके बाद पैरेंथेसिस लिखेंगे, ये चीज। आते हैं हम लिखते हैं पहले स्थान पर, हम अभी फॉर आपको टाइम बिंग आई एम सेइंग ऑलवेज यू हैव टू राइट पब्लिक फॉर टाइम बिंग। आपको हमेशा एंड हमेशा अभी समझ लो कि केवल एंड केवल क्या लिखना है? पब्लिक, पहले प्लेस पे। इसको बोलते हैं, पहले प्लेस को बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं अगर ये लिखूं एक्सेस, पहले प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? क्या लिखते हैं? मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं पहले प्लेस पे। इसका मतलब पब्लिक क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर है। दूसरा प्लेस पे क्या लिखते हैं? जो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, क्लियर है? और तीसरा प्लेस पे क्या लिखते हैं? मेथड का सेंसिबल नेम। सेंसिबल नेम मीन्स जो सेंस दे रहा हो कि क्या इस मेथड के थ्रू करना चाहते हो आप। लेट्स से अगर हम यहाँ पर सम लिखता हूं तो इसका मतलब इस मेथड के अंदर क्या करने वाला हूं मैं? जो लॉजिक लिखूंगा वो क्या करने वाला है? सम करने वाला है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक सेंसिबल नेम लिखा, ऐसा नहीं कि कुछ लिख रहे हो आप रनिंग और कर रहे हो ऐड, रन सब लिख रहे हैं सब्सट्रैक्शन और कर रहे हैं एडिशन, तो ऐसा नहीं। जो आप कर रहे हो इसके अंदर कोड जो लिखोगे
वही नाम प्रॉपर सेंस नाम लिखना होगा आपको। तो लेट्स से यहाँ पर क्या लिखना है, मेथड नेम आपको, राइट। तो एक्सेस मॉडिफायर आप लिखो पब्लिक अभी फॉर टाइम बीइंग। रिटर्न टाइप हम इस पर काफी डिस्कशन होगी। मेथड नेम इज वेरी सिंपल कि जो आप करना है वो लिखो, और बाकी ये पैरेंथेसिस है और इसकी करली ब्रेसेस, इसकी स्कोप बोलते हैं। इस मेथड का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। क्लियर है। जैसा कि हम लिखेंगे अभी एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक, और रिटर्न टाइप में क्या लिखते हैं अभी हम, देयर इज मल्टीपल रिटर्न टाइप, देयर आर सेवरल रिटर्न टाइप। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइड पब्लिक। एक रिटर्न टाइप की जगह मैंने क्या लिखा है, रिटर्न टाइप की जगह मैंने लिख दिया वाइड। तीसरा लिखेंगे लेट्स से रन, जस्ट इमेजिन, और ये पैरेंथेसिस एंड इसकी ओपनिंग क्लोजिंग। ये प्रॉपर एक मेथड बन गया। इसको हम थोड़ा सा कमेंट कर दें क्योंकि ये कोड है नहीं, राइट। तो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। अब देखिए ये एक मेथड बन गया। अगर कोई चीज ऐसा दिख रहा है तो वो क्या कहलाता है, मेथड। क्या कहलाता है वो, मेथड कहलाता है। कोई भी चीज अगर आपको ऐसा दिख गया जिसमें ये तीनों चीज दिख गए, क्लियर है। अब हम आते हैं, अब वाइड क्या है, सर एक रीड। सेकेंड सर, एक्सेस मॉडिफायर बताइए। हाँ, एक्सेस मॉडिफायर मैंने बोला कि अभी आपको केवल एंड केवल पब्लिक समझना है, पब्लिक लिखना है। क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी फॉर टाइम बिंग आपको क्या करना है, हमेशा पब्लिक लिखना है। रिटर्न टाइप हमारा आज का मेन मोटो, जो मेन टारगेट है, ये आपको रिटर्न टाइप समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको मेथड बनाने नहीं आएगा, बिलीव मी गाइस। तो और ये चीज ये बता रहा है कि इसके अंदर कौन सा कोड लिखोगे, बस ये है। सिमिलरली लेट मी क्रिएट वन मोर मेथड एंड दैट मेथड विल डू एडिशन। जस्ट इमेजिन, तो हमने बोला कि पब्लिक एंड एडिशन अगर आप करोगे तो यहाँ पर हमें वाइड क्या लिखूं पता नहीं चल रहा है। अभी हम उसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं और मैं एडिशन ऑफ द सम लिखेंगे, और ये इसकी पैरेंथेसिस और उसके बाद ये करली ब्रेसेस, उसकी स्कोप की बात करते हैं। और ये देखो यहाँ पर रिटर्न टाइप हमने बोला कि यहाँ पर जो लिखते हैं दूसरे नंबर पे वो क्या रहता है, रिटर्न टाइप लिखता है, रखते हैं। यहाँ पर वाइड रिटर्न टाइप, और यहाँ पर अब देखेंगे वाइड क्या होता है। ये सम है, सम से आपको थोड़ा सा सेंस समझ में आएगा, इसलिए मैंने सम का एग्जांपल लिया क्योंकि सब लोग समेशन ऐड करना जानते हैं। तो सपोज इसमें हम 2 नंबर पास करते हैं, इंट ए कामा इंट बी, 2 नंबर, इंटीजर है तो 2 नंबर है, और इन दोनों को जोड़ूंगा। जो भी नंबर आप पास करोगे, लेट्स से यहाँ पर 2 पास किया और यहाँ पर 3 पास किया, राइट। तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न टाइप, देखना ध्यान से। ये आपको रिटर्न करना चाहिए, देना, रिटर्न मतलब वापस करना चाहिए 5, ऐड करके उनको आपको देना चाहिए 5। तो मतलब रिटर्न करना मतलब जो भी कैलकुलेशन कर करके जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न करना। तो जब वो रिटर्न करेगा तो उसकी जो वैल्यू देगा वो किस टाइप का होगा, वैल्यू, वो वैल्यू इंटीजर। तो यहाँ पर वही लिखते हैं कि ये क्या देगा, किस टाइप का वैल्यू देगा, वही यहाँ पर लिखते हैं और कुछ नहीं। जिसको ये समझ में आ गया उसको मेथड का कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। सम करने के बाद ये आपको देगा क्या, देखो क्या देगा, वो तो 5 देगा, लेकिन टाइप क्या होगा उसका, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग। यहाँ पर टाइप लिखना है, रिटर्न जो कर रहा है उसकी टाइप क्या है, तो उसकी टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पर इंट लिखना है, रिमेंबर दिस। क्लियर हुआ कि रिटर्न टाइप। अगर मैं एक और मेथड लिखूं, भले ही एरर दे रहा है, उसके पीछे लॉजिक है क्यों एरर दे रहा है, अभी हम डिस्कस कर, अभी थोड़ा रिटर्न टाइप हम फोकस कर लेते हैं। पब्लिक
लेट्स से यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या लिखना है, क्या रिटर्न टाइप लिखना है, गेट नेम। आप हमें बताइए इसका रिटर्न टाइप आपको क्या लगता है, क्या देना चाहिए? string, स्ट्रिंग देना चाहिए। नेम, नेम किसी का नाम देना चाहिए। नाम क्या होता है? स्ट्रिंग टाइप का होता है। सेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राइट। Yeah. तो यहां पर देखिए हमने ऐसा नाम लिखा जिससे आपको नाम से भी सेंस पकड़ में आ जा रहा है, तो ऐसे ही मेथड का नाम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रिंग आपको लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अभी सब कुछ समझ में आएगा। कुछ न ये एरर दे रहा है, ये भी बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों एरर दे रहा है, उस लॉजिक है उसके पीछे। एक और मेथड मैं बनाने जा रहा हूं, पब्लिक। अभी मुझे फिर नहीं पता, इज सैटरडे टुडे, मैं इज सैटरडे टुडे, Boolean. बूलियन, बिल्कुल सही, बूलियन। ये देगा ट्रू एंड फॉल्स। देखिए ये कोई नाम देगा, ये वाला तो नाम देगा, तो नाम मतलब क्या है? स्ट्रिंग। ये क्या देगा? कहेगा इज सैटरडे टुडे, इट मींस क्या आज सैटरडे है? तो आप कहोगे यस, यस या नो, राइट। यस या नो मतलब या तो ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इज नथिंग बट, हम जावा के टर्म में टाइप क्या होता है उसका? बुलियन का टाइप होता है। तो हम टाइप लिखेंगे, ना कि यहाँ पर यस नो लिखेंगे। हम क्या टाइप लिखेंगे? यस ओन, यस नो नहीं लिखेंगे, उसको लिखते हैं हम बुलियन लिखते हैं गाइस। हम डेटा टाइप देखेंगे भी, आपको जस्ट रिकैप कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी धीरे धीरे, मैं इसलिए ज्यादा फास्ट भी नहीं जा रहा। तो सेंस समझ में आ रहा होगा कि रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, तो यहाँ पर टाइप लिखना है, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना है, यहाँ पर बुलियन लिखना है। इतना जिसको समझ में आ गया होगा वो मुझे लग रहा है कि समझ में आया। अब हमें बताओ रन करना कुछ आपको रिटर्न करेगा क्या? एक काम करो यार, दौड़ो, वो आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा, वो बस फिजिकल वर्क कर रहा है आदमी, कुछ दे नहीं रहा है। जब वो कुछ नहीं देता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? Void. वाइड लिखते हैं। मतलब कुछ नहीं देना है, किसी को कुछ देना नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं भाई। हम रन करके अपना फिजिक सही कर रहे हैं, फिजिकली फिट होना चाह रहे हैं हम, कुछ इससे जो अगर मैं ये कहता कि यार नहीं यार मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये इससे फायदा होगा मेरे फैमिली को, तो मतलब आप कुछ फैमिली को रिटर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आप रन कर रहे हो जस्ट, तो इट्स नॉट, यू आर नॉट प्लानिंग टू गिव एनीथिंग टू एनीवन, राइट। वो आप अपने लिए सेल्फ कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, तो वो किसी को कुछ दोगे नहीं, वो कुछ आप रिटर्न नहीं करने वाले हो किसी को। जब कुछ रिटर्न नहीं करने वाले हो तो इन दैट केस आपका वाइड होता है। वाइड मतलब आप जानते हो, वाइड खत्म, वाइड मतलब खाली खाली, खाली, नथिंग, वाइड, नल एंड वाइड, आप समझ रहे होगे आप, राइट। सो ये मेन मेथड, देखो समझो, अगर स्टैटिक हटा था फॉर टाइम बिंग तो ये क्या है? पब्लिक, वाइड एंड मेन। मेन क्या है? एक मेथड है, मेथड है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? वाइड। ये आपको जरूरत, मेन मेथड आपको कुछ देता नहीं है, केवल एंड केवल क्या कराता है? आपका कोड को जो आपने लिखा है उस कोड को क्या कराता है? मेन मेथड रन कराता है, Run करा था। बस। इसीलिए मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वाइड है। क्लियर हो रहा है? स्टैटिक हम बाद में देखेंगे, धीरे धीरे सारा आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। देखिए मेथड भी आपको समझ में आ रहा है, ये एक्सेस मॉडिफायर है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये वाइड क्या होता है, इंट क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब रिटर्न टाइप में कैसे कैसे हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये एरर क्यों दे रहा है? हमारा तो सिंटैक्स वाइज सब कुछ सही है, याद रखो ये वाले में भी सब कुछ सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है। आपको एक चीज आज समझना होगा कि अगर वाइड के अलावा
अगर कुछ दूसरा रिटर्न कर रहा है, ये तीनों नीचे के मेथड जो है, दे आर रिटर्निंग different entity, right? It is not void. If you see all these three method, what they are returning is different except void, right? They are returning different value. They are not returning the void. अगर void नहीं return कर रहा है, अगर void होता तो there is no issue. लेकिन अगर void के अलावा कुछ दूसरा return कर रहा है, in that case what you have to do is you have to write return as well. Remember this रिटर्न कीवर्ड। और क्या रिटर्न करेगा? a प्लस बी। ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न कर दो जोड़ करके। तो अगर वाइड होता तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिटर्न नहीं करेगा। वाइड है तो काहे का रिटर्न? मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? यहां पर भी वाइड नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट स्टेटमेंट होता है रिटर्न क्या, जैसे कोई नेम जो आपको अच्छा लगता है, मान लीजिए अखिलेश लिख दिया मैंने अपना, ये रिटर्न कर दो। देखो यहां पर भी रिटर्न क्या? रिटर्न ट्रू। आज सैटरडे है तो ट्रू। देखो सारा एरर आपका चला गया। क्लियर है गाइस? एक चीज मुझे पूछनी थी, जब आप थोड़ा स्क्रॉल करें अगर ऊपर, तो एक आपने लाइन लिखी थी पब्लिक वॉइड रन, और उसके ऊपर जो मेन मेथड था, तो अगर हमें पब्लिक वॉइड रन नहीं लिखेंगे तो वो भी तो मेथड है ना ऊपर मेन, तो उसकी वजह से भी वो एरर आएगा ना? पब्लिक वाइड मेन, इसकी आप फिर से आप रिपीट करेगा थोड़ा सा एक बार, क्या बोला आपने? आपने बोला था वो रिटर्न टाइप लिखने से एरर नहीं आता, हम्म। तो वो क्या इनिशियली वो वॉइड इसकी वजह से देख रहा है वॉइड के लिए, या फिर वो जो नहीं नहीं मेन नहीं 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 नहीं, इसको हटा दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप चाहें तो कितना भी मेथड लिखिए। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए इसका नाम लिख देते हैं रीड। आप 1000 मेथड लिख सकते हैं। देखिए ये मेथड रन करता है, किसी को कुछ देगा नहीं। ये मेथड भी रीड करता है, किसी को कुछ देगा नहीं। बस मतलब सिंपल ये समझना है। मतलब जो बाद में आपने लिखे जिनकी रिटर्न वैल्यू है उनकी इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं, सब सब कोई सेपरेट है। अलग अलग मेथड है। अरे भाई आप इस तरह समझिए, अगर मैं इस तरह से बोलूं, लेट्स से आप के पास 5 क्वालिटी। देखिए ये फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं। आपको एडिशन करने का एक बहुत अच्छा सा मेथड आपको आ गया, केवल आपको आ गया, आपके फैमिली में सारे मेंबर्स हैं। ये मेथड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा एक क्वालिटीज है, आपकी क्वालिटीज है। तो ऐसा है सम करने का मेथड। ये आपके पिताजी ने बोला कि कैन यू ऐड दिस बिग नंबर, तो कहोगे सर हाँ पापा मैं ऐड कर सकती हूँ। तो आपने ऐड करके तुरंत बता दिया। तो ऐड करके बता देना। आप बताते नहीं, कह दो कि यार आप कोई मेरे से पूछेगा मैं बताऊंगी ही नहीं, मैं नहीं बताने वाली, मैं बस अपना ही काम करके अपने अंदर ही रख लूंगा, किसी को बताऊंगी नहीं। तो वो वाइड का मतलब है, सेंस बन रहा है। लेकिन अगर आप तुरंत ऐड करके किसी को बता रहे हो, दे रहे हो कि देखो ये वैल्यू है, ठीक है, तो वो आप रिटर्न कर रहे हो। वो आपके ऊपर है। वो मेथड वो इससे डिफाइन हो रहा है कि आप बताओगे कि नहीं बताओगे। वो इससे, अगर वाइड है, अगर ये सब मेथड है और चाहते हो कि हम बताएंगे नहीं किसी को, हम चाहते हो ये सब मेथड है और चाह रहे हो कि हम किसी को बताएं ना, तो आप ये वाइड कर दो और इसको हटा दो, फिर खत्म बवाल। हम नहीं बताएंगे, हम किसी को जोड़ करके देंगे नहीं, बताएंगे नहीं। देंगे का मतलब, रिटर्न करने का मतलब हम उसको बताएंगे नहीं। देखो सब मेथड भी वाइड हो जाएगा, मतलब आप ऐड करके अपने पास ही रख रहे हो, किसी को बताओगे नहीं। तो उस केस में मतलब सेंस ये है, वाइड का मतलब सेंस ये है कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, किसी को कुछ करना नहीं है। वो बस काम कर रहे हो, जो बोला गया आप काम कर दिए। आपका मैनेजर बोलता है यार ये प्रिपेयर करो पीपीटी, आप आपको नहीं पता क्या होने वाला, उससे क्या करेगा मैनेजर आपको नहीं पता। आपको बोला गया काम कर दो, काम कर दिया, बस काम खत्म।
भले ही आप दे रहे हो मैनेजर को, दैट्स ओके, आप रिटर्न कर रहे हो, इस केस में सही एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है, बस आपको नहीं पता कि इसका क्या मतलब, बस काम कर दो भाई, तुम काम करो, ठीक है, काम कर दो। तो मतलब ये है वाइड का मतलब आप किसी को कुछ देना नहीं है, बस काम आपको मतलब बोल दिया गया, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, थ्रू आउट लाइफ करते जा रहे हो, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तब मतलब ये है कि वाइड मतलब आपको जो काम कहा जा रहा है वो करते जा रहे हो, आपको किसी को कुछ देना नहीं है, करते जाओ करते जाओ, देना नहीं, किसी को कुछ नहीं देना, बस अपने लिए कर रहे हो। तो ये सम जो है 2 नंबर आप ऐड करोगे, a प्लस बी जो भी नंबर आएगा मान लो, आपको किसी को बताना नहीं है, बस आप अपनी ये समझ अपने ऐड करके आप अपने समझ रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपने अपने लिए, बस आपके लिए वो है, दूसरे की दुनिया के लिए नहीं है। तो उस केस में आप वाइड, लेकिन आप चाहते हो कि वो नंबर मैं जो ऐड करके तुरंत बता दे रही हूँ वो लोगों को पता चले, किसी को देना, अब कैसे देना है हम अभी डिस्कस करेंगे भी। हाँ ये है कि भाई आप यहाँ पर इंट लिख दिए चाहे वाइड लिख दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बट ये है वाइड का मतलब ये होता है कि आपको किसी को कुछ देना नहीं है, रिटर्न नहीं करना है, आप जस्ट आप अपने लिए कर रहे हो। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको और समझ में आएगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज आपने मेन मेथड यहाँ पर, मेन मेथड हमने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे अब रन कराना है प्रोग्राम, बाकी बाकी उसी के लिए। अब मैं क्या 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 करना चाह रहा हूँ कि देखिए ध्यान से, ये सब मेथड मैं यूज करना चाह रहा हूँ, ये आपको देगा, जो भी ऐड करोगे वो आपको देगा, राइट, देना है, इसका मतलब ये है कि रिटर्न करेगा। क्या है रिटर्न करना, क्या देगा, किस, थोड़ा सा लग रहा है कि क्या देगा, ये ऐसा फील आ रहा है, किसको देगा, कौन लेगा, क्या देगा, ये सब सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। अभी आपका मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो मुझे ये सम मेथड 2 नंबर को ऐड करेगा और जो भी नंबर आएगा वो आपको देगा, आपको देगा। चलिए ठीक है, क्या मतलब है इस आपको देगा, किसको देगा, क्या देगा, ठीक है, ये समझते हैं। चलिए अभी हम सम मेथड को यूज करने जा रहे हैं और इसमें जो नंबर दो पास करोगे 2 नंबर उसको ऐड करके आपको देगा। कैसे इसको हम करेंगे, अब देखो ये किस क्लास में अवेलेबल है, ये सारे मेथड्स, मेथड डेमो, राइट, देखा जाए तो इसी क्लास में अवेलेबल है। तो इस क्लास में कोई भी चीज आपको यूज, इस क्लास का कोई भी चीज अगर आपको यूज करना है, अगर मान लो यहाँ पर हम इंट x लिख देते, तो इंट x को यूज करना है, तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी यूज कर पाएंगे। आप ये समझिए, अगर आपके इस क्लास का lbh में भी यहाँ भी lbh रख दें, चाहे कोई भी वेरिएबल रख दो, चाहे कोई भी मेथड बना लो, अगर उन मेथड या वेरिएबल को यूज करना है काम करने के लिए तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो काल्पनिक, क्लास क्या होता है, क्लास तो एक काल्पनिक चीज होती है ना, आप एक्चुअल काम किससे करते हो, ऑब्जेक्ट से ही करोगे, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अगर काम करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, चाहे एक्स को यूज करना है, चाहे सम मेथड को यूज करना है, चाहे रन मेथड को यूज करना है, चाहे रीड मेथड को यूज करना है, चाहे गेट नेम मेथड को यूज करना है, चाहे इस सैटरडे टुडे यूज करना है, कि कोई भी इस क्लास को कुछ भी यूज करना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। चलो एक क्लास का नाम ये है मेथड डेमो, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एबीसी नाम रख दिया मेथड, ऐसे यही हो गया। अब डॉट करते हैं तो हमें क्या दिखता है, सारे उस क्लास में डॉट करने से क्या क्या लगता है आपको दिखना चाहिए, डॉट करने से उस क्लास में जितने भी वेरिएबल हैं एलबीएस दिख रहा था नहीं, पिछली बार जब हम बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना के टिफिन बना के डॉट कर रहे थे तो एलबीएस दिख रहा था। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर एबीसी नाम रख दिया, टिफिन ना रख करके चाहे कुछ भी अलग नाम रख करके हमने क्या लिख दिया अभी यहाँ पर एबीसी, तो एबीसी ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं, तो हमें क्या दिखता है, हमें क्या दिखता है, डॉट करने से उस क्लास में जो जो चीजें हैं वो सब दिख जाता है। अब उस क्लास में, कौन से क्लास में, जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, हम किसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मेथड डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया है, मेथड डेमो के क्लास में जो कुछ भी अवेलेबल होगा you will be able to see if you are putting dot here. See this, x we are able to see, right, get name we are able to see, is Saturday today we are able to see, run, read, all the method you are able to see. Scroll down little bit,
You will get to know. See this sum method also we are able to see. Let's call this sum method. Let's use this sum method. I am going to use this sum method. See guys, and it is asking two variable. If you'll see this, right? It is asking two variable. Let's say I'm putting 2 as A and 3 as B, right? Done. अब हमने बोला है कि सब मेथड क्या करेगा, ये 2 एंड 3 को क्या करेगा, आपको क्या लगता है? ऐड सम करेगा, करेगा। सम करेगा और आपको वो देगा, रिटर्न करेगा। देखिए ना, यही तो है। जो आप ए की जगह 2 आपने एंटर किया है और बी की जगह 3 आपने एंटर किया है, राइट? ए और बी को वो ऐड करेगा और उसके बाद क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इस सेंस को समझना है मुझे, क्या है रिटर्न, क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये हमने लिख दिया। देखिए क्या होगा, ये क्या करेगा, 2 और 3 को ऐड करेगा और कहेगा कि भाई आप 5 ले लो, 5 ले लो, मतलब 5 ले लो। रिटर्न कर रहा है, पास दे रहा है आपको, तो वो कहेगा किसको, कहाँ ले लो, कैसे ले लो। इसका मतलब यह है कि जो ये देगा आपको, रिटर्न करेगा, वो किसी बाल्टी में डाल सकते हो। इसका मतलब एक नया बाल्टी खरीद के लाओ, कुछ भी नाम रखो उस बाल्टी का आर, और उस बाल्टी में जो कुछ भी आ रहा है। अब हमें बताओ, ये सम मेथड है, ये ऐड करेगा 2 और 3 को, और जो भी वैल्यू आएगा इस बाल्टी में डाल देगा। इट्स वेरी सिंपल। रिटर्न करने का मतलब ये हुआ। अब मैं अगर आर को प्रिंट कराऊं तो आर क्या प्रिंट करेगा, कोई मुझे बताएगा आर क्या प्रिंट करेगा? 5। अगर ये चीज रिटर्न नहीं होता, अगर ये रिटर्न कीवर्ड नहीं रहता, तो आप इस बाल्टी में 5 नहीं डाल पाते, इक्वल टू साइन नहीं लिख पाते गाइस। मतलब इधर कैलकुलेशन हुआ और कैलकुलेशन होने के बाद उस बाल्टी में डाल दिए आप। अगर इधर कैलकुलेशन, अगर ये सम रिटर्न नहीं करता, तो जब रिटर्न नहीं करता तो बाल्टी में डालता क्या? अगर क्या लगता है आपको, अगर मैं यहाँ पर रन मेथड कॉल करूं तो ये कॉल करने देगा? यहाँ पर बाल्टी में कुछ डालेगा रन मेथड, आर वाले बाल्टी में रन मेथड कुछ डालेगा? रन तो वाइड है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है जो बाल्टी में डालेगा? नो। बिल्कुल सही, अब समझ में आ रहा है सबको। तो जब रन मेथड कुछ देगा ही नहीं तो बाल्टी में कुछ डालेगा ही नहीं। अब देखिए मैं रन लिख करके दिखाता हूं, एक बार मैं इसको देखता हूं कि 5 आ रहा है कि नहीं। सी दिस गाइस, इट्स प्रिंटिंग 5। मैंने किसको प्रिंट कराया? आर को। आर में 5 कहां से आया? सम ने दिया और वो मैंने आर वाले बाल्टी में डाला। अगर ये सम नहीं देता, नहीं रिटर्न करता, देखो रिटर्न वर्ड यार, ऑब्वियसली इट्स प्लेन इंग्लिश वर्ड रिटर्न। तभी आप किसी के सामने इक्वल टू, आप बहुत सारे कोड देखते होंगे आज के बाद से ध्यान दीजिएगा, लाइफ में बहुत सारे कोड आप देखते हो, इक्वल टू बीच में लिखा रहता है, इधर बड़ा सा कोड लिखा रहता है, इधर बड़ा सा वेरिएबल लिखा रहता है। अब इधर जो है राइट हैंड साइड में वो देखना, वो मेथड रहता है, मेथड कैलकुलेशन करके जो बाद में रिटर्न करता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में बाल्टी में चला जाता है। ऐसे ही कोड लिखा रहता है आपका पूरे जावा में, इक्वल टू साइन लगा रहता है बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्वल टू साइन है तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन कर रहा है वैल्यू, बाल्टी में वैल्यू डाल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। जो राइट हैंड साइड वाली कैलकुलेशन होती है, हमने बताया, वो जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया बाल्टी में। बड़े बड़े कोड इसी, यही लॉजिक यूज होता है। अब देखिए मेथड बनाने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि आप चाहो तो बस वैल्यू चेंज करो, वो एडिशन सबका बताता जाएगा, वैल्यू चेंज करते रहो बस। एक मेथड बना दिया। देखो मेथड मैंने देखो वर्ड, देखो हमारे पास तो एक मेथड ऐसा है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितना भी नंबर दो, नंबर दे दो,
कितनी बार भी मैं ऐड करता जाऊंगा। मेथड देखो, मेथड मेथड क्या सेंसिबल मेथड लिख देना। मेथड क्यों लिख देते हैं? हम तो सिंपल से ये कर सकते थे, इतना इतना बड़ा करने के बजाय हम क्या करते थे यार, ऐसा कर दें 2 + 3, तभी हमारा वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमने मेथड क्यों बनाया? मेथड बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि आपको जस्ट वैल्यू चेंज करो, आपको बॉदर नहीं करना है कि क्या करना है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप अगर लेस से 5 और 4 करना है तो फिर से आप मतलब ये लाइन कॉपी करो, ये करो, ऐसे ही देखो थोड़ा सा 5 और +4 ऐसे लेस से ऐसे करना है, ये ठीक है। लेकिन हम एक सेंसिबल मेथड बनाते हैं, अगर ऐसे ही बनाते हैं तो आप अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर जस्ट वैल्यू चेंज करो, आप देखो ना, इसको कॉपी करो, ये और अच्छा लगेगा। इसका नाम ये दूसरे वाले बाल्टी में रख दो, समझ रहे हो, एच, जो भी करना है, राइट। और यहाँ पर वैल्यू चेंज करो, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये देखने वाले को भी पता चल जाएगा कि सम हो रहा है, राइट। और जो भी आ रही है वैल्यू इसमें हम डालते जा रहे हैं। तो सम देखो, एक मेथड बना दिया और उसको बार बार यूज करो अपने पर्पज के लिए। जब भी जरूरत पड़ी है सम मेथड कॉल करो, या 2 नंबर ऐड करना है सम मेथड कॉल करो। 2 नंबर ऐड करना है, सम मेथड हमने बनाया हुआ, तुम बोल दे यार मैंने सम मेथड बना दिया, तुम लोग यूज करो, ऐड कर देगा 2 नंबर। मेथड बनाने का ये फायदा है। और रिटर्न टाइप, रिटर्न क्या कर रहा है आप समझ गए होगे। अगर मैं इसको रन कर दूं, सपोज यहाँ पर रन डॉट, यहाँ पर रन भी दिख रहा होगा, रन 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 रन, राइट। अब वाइड है। अब ये देखना, क्या ये रन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या ये किसी बाल्टी में स्टोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए वो कंपाइलेशन एरर दे रहा है। देखिए क्या सजेशन दे रहा होगा। सी कह रहा है कि वाइड को इंट में कैसे कन्वर्ट करते हो, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो वाइड कैसे कर रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है, या तो आप एक सजेशन में दे रहा हूँ, क्विक फिक्स दे रहा हूँ। देखो क्विक फिक्स मतलब आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जो ये जो अभी एरर आ रहा है इसको फिक्स कर सकते हो। कैसे? कह रहा है कि जो वाइड है ना, रन रन मेथड, जो रन रिटर्न टाइप है जो रन का, उसको इंट बना दो। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? देखो मिसमैच, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम वाइड टू इंट। वाइड को इंट में कैसे कन्वर्ट कर, मतलब वाइड वाली चीज इंट में कैसे डाल रहे हो? वाइड तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो वो कह रहा है, सजेशन क्या कह रहा है कि जो रन मेथड है उसका जो रिटर्न टाइप वाइड है ना, उसको क्या कर दो, इंट कर दो। कह रहा है कि यहाँ पे इंट कर दो, तो सजेशन दे रहा है। क्लियर है सबको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? Yes. होप कि सबको समझ में आ गया। रिटर्न टाइप, किसी को कोई डाउट रिटर्न टाइप में? नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब जितना भी मैं आगे, इवन सिलेनियम जब आप पढ़ोगे तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एक देखिएगा हर एक लाइन पे हर जगह एक मेथड होता है, और मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। और कभी कभी लिख देते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, राइट। और उसको जो फाइंड एलिमेंट रिटर्न क्या करता है, वेब एलिमेंट में स्टोर करा देते हैं। एक बाल्टी वेब एलिमेंट का बना लेते हैं, उसमें स्टोर करा देते हैं। तो कैसे पता चला मुझे ये बाल्टी है? मुझे ये पता चला कि इसका मतलब ये फाइंड एलिमेंट एक मेथड है ना, वो रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, और रिटर्न कर रहा है तो मैंने उसको बाल्टी में डाल दी। पूरा सिलेनियम हमें देखना होगा इसी तरीके से, पूरा सिलेनियम नहीं, पूरी जावा, जिसको रिटर्न टाइप अगर नहीं, ये सारे बेसिक है, लेकिन बहुत इसके बिना आपका जावा नहीं समझ में आएगा गाइस। ठीक है, ओके। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। एनी क्वेश्चन बिफोर क्लोजिंग द सेशन गाइस? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, इवन स्लाइड डाउट, आई एम ओके टू आंसर। एक नो बार आप स्क्रॉल करके नीचे रिटर्न टाइप दिखा दीजिए जो आपने डाले है, वो मैं एक्चुअली आपके साथ साथ ना लिखने की कोशिश कर रही हूँ। टाइप इंट। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन?
Last. Actually, sir, in constructor, I remember you put create constructor with 2 arguments, parameters. Correct. And for that particular constructor, in the console, I saw 3 output statements. Correct. Let me show you. If you have any slight doubt, let me rephrase that one. So I'll create one constructor with the 2 parameter only here. Let me and int, let's say L comma int B, right? And हम क्या करेंगे, not L, x y हम लिख लेते हैं x and y, right? और हम क्या करें, L को x कर दें इक्वल टू, राइट, एंड B को h कर दें, राइट? और अब देखिए ये तो अब एरर मारेंगे क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब एटलीस्ट लिख लो आप, नहीं तो ठीक है। तो अब जो है अगर हम एक यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें, लेट्स से आप 60 डाल दो एंड 70 डाल दो, जस्ट मैचिंग, राइट? 2 ही डाल देते हैं। आपको क्या लगता है, और क्या लगता है कि अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रिंट करेगा इस वाले की डिफेक्टिविटी में? अब उसको L जो स्टैटिक कीवर्ड है उसको हटा देते हैं फॉर टाइम बिंग, अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो। इस वाले की ही बात है, डिफेक्टिव का। अब देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं, जब ये जाएगा ऑब्जेक्ट बनाने तो ये कंस्ट्रक्टर कहेगा भाई लेंथ देखो, अब तो हमने बता दिया तुम्हें लेंथ कितना रखना है, 50। हमने ब्रेथ भी बता दिया आपको कितना रखना है, 70। लेकिन हमने हाइट नहीं बताया आपको कितना रखना है, तो वो कहेगा जब हाइट नहीं बताया तो आपको कौन सी वैल्यू हाइट के लिए लेनी है, डिफॉल्ट वैल्यू लेनी है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हाइट की क्या है, 30 इस वक्त। क्लियर है? तो जो आपने नहीं बताया कंस्ट्रक्टर को, तो वो क्या एज्यूम कर लेगा कि हमें डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है। क्लियर है? होप यू अंडरस्टैंड, राइट? Yes, now I got it. Correct. So defective, which one is the defective one? 30. Why it is giving 30 then? They see this. Okay. Why we have to put the y, right? Right. Y equal to b. We are increasing by 1, right? So that is the reason 51, 71, 30. Right. Clear है सबको? Any other question, guys, before closing the session? I think last 1 minute. Any other? Today we will practice and let you know by tomorrow morning. Yeah, great. So I will upload this video just after 10 or 20 minutes. You can recap this video as well if you want. Okay, guys, let me close the session then. Bye bye. We'll meet tomorrow then. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Bye. Bye.